तो हम लोग जो देख रहे थे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, उसको आगे बढ़ाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग देखना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कलरलेस होते हैं। कलरलेस जब प्योर होंगे तो एकदम कलरलेस ही होंगे। तो पानी भी ऐसा ही होता है। However, bromides and iodides develop color when exposed to light. तो ब्रोमाइड्स और आयोडाइड में ऐसा टैलेंट है कि अगर उसको लाइट और दिखा दिया जाए तो वो थोड़ा कलर डेवलप कर लेता है। ठीक है, जनरल सा थ्योरी बता रहा है। मेनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स, वोलेटाइल कौन होते हैं? जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जल्दी उड़ सके, है ना। तो वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं उनका एक स्मेल होता है स्वीट सा एकदम। ठीक है, मान लिया सब बातें। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग को बहुत कुछ पता होता है पहले से, हम लोग गेस भी कर सकते हैं और गेस करना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर ऐसा है तो कंपेयर किससे करते हैं हम लोग? इसके हेलो अल्केन वाले वर्जन से। तो CH4, दो CH4 के बीच में ज्यादा कोई फोर्स हो ही नहीं सकता है। जो भी होगा इसका मास के कारण होगा। तो हम लोग बोल देते हैं, जहां कुछ समझ में नहीं आता हम लोग बोल देते हैं वंडरफॉल फोर्स रहा होगा। CH3X में थोड़ा सा पोलैरिटी तो होता है। एक्स के यहाँ पे हेलोजन से थोड़ा पोलैरिटी तो होता है। तो दो CH3X वाले में एटलीस्ट थोड़ा मोड़ा तो फोर्स होगा। थोड़ा मोड़ा फोर्स होगा मतलब उसको अलग करने में दिक्कत होगा। तो ये लिक्विड है तो उससे गैस बनाने में दिक्कत होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई निकलेगा करस्पॉन्डिंग अल्केन उल्केन से। बाकी देखते हैं क्या बोल रहा है। तो मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, एक्स की जगह Cl लगा दो, मिथाइल क्लोराइड हो गया। मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, दो कार्बन वाला, थोड़ा और बड़ा हो गया तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ा। तो हम लोग ये भी समझते हैं कि दो कार्बन वाले से एक कार्बन वाले को कंपेयर करेंगे तो चांसेस है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई होगा। क्यों? क्योंकि वन डबल फोर्स मास के साथ बढ़ता है। वंडरवाल फोर्स हमारे को कैसे समझना है? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स फिजिक्स में समझ जाते थे कि भैया कुछ नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास होता है। ठीक है, मास बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, इतना समझ लेना पूरे केमिस्ट्री में। मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन। क्लोरोफ्लोरोमीथेन क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यही सब बहुत ज्यादा ओजोन को दिक्कत करता था, है ना। तो क्लोरीन भी लगा हुआ, फ्लोरीन भी लगा हुआ, दैट्स इट। आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। गैसेस है मतलब आपस में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें उतना रहता ही नहीं है, एक कार्बन दो कार्बन वाले में। तो मतलब ये क्या रहेंगे हमारे रूम टेम्परेचर? हमारा रूम टेम्परेचर क्या होता है? हमारा रूम टेम्परेचर मान लेते हैं लगभग 298 केल्विन, है ना, या फिर 25-30 डिग्री लगभग, सेल्सियस में अगर बात करें तो उस समय अगर इन कंपाउंड्स को लाया जाएगा तो वो कैसे फॉर्म में आएंगे? गैस फॉर्म में आएंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा भारी करते जाओगे, है ना, दो कार्बन से तीन कार्बन वाला में चल गए, चार कार्बन वाला में चल गए, तो चांसेस है फोर्सेस बढ़ेगा। फोर्सेस बढ़ेगा तो वो इतने दूर दूर नहीं पाए जाएंगे, थोड़े पास पाए जाएंगे। थोड़े पास पाने को क्या बोलते हैं हम लोग? लिक्विड स्टेज में आ गया। और थोड़ा पास हो जाए तो हम लोग बोलेंगे सॉलिड स्टेट में आ गया। ठीक है, तो हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, सब ऑब्वियस बात है। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर। तो हैलोजन कंपाउंड के मॉलिक्यूल पोलर होते हैं। तो दिख रहा था हम लोग को डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, मतलब पोलैरिटी है, ठीक ठाक है। ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू, तो मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा, पोलैरिटी भी ज्यादा, किससे कंपैरिजन में? करस्पॉन्डिंग अल्केन उल्केन में। पैरेंट हाइड्रोकार्बन, पैरेंट हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? कि एक कार्बन वाला अल्केन ले लो, CH4 ले लो, अगर CH3X को कंपेयर करना है तो। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल भी, अब डाइपोल बन गया तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस के कारण। और वंडरवाल तो होगा ही क्योंकि मास तो ज्यादा है ही। यहाँ पे X है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा H है बस। इससे अगर CH4 को कंपेयर करेंगे तो इसमें CH3 तक तो दोनों में कॉमन है, इसमें X है इसमें H है। अब X जो है, H तो मिनिमम सबसे कम वाला मॉलिक्यूलर मास वाला होता है, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है मतलब एक मास एक्स्ट्रा होगा। इसमें X एक्स्ट्रा है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो जो भी लगा दो, मॉलिक्यूलर मास तो काफी ज्यादा ही आएगा, तो वंडरवाल फोर्स भी ज्यादा आएगा। और स्ट्रॉन्गर इन द हेलोजन डेरिवेटिव, तो हेलोजन डेरिवेटिव में हमेशा वंडरवाल फोर्स ज्यादा मिलेगा और डाइपोल डाइपोल भी ज्यादा मिल रहा है क्योंकि पोलैरिटी आ गया था। दैट इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड are considerably higher than those of the hydrocarbons of comparable molecular mass। तो बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे, क्लोरो ब्रोमो आयोडो सबका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। बॉइलिंग पॉइंट हायर मतलब कि ये दोनों ऐसे घूम रहे थे, अब उसको दूर करना मुश्किल है, गैस बनाना मुश्किल है लिक्विड से, है ना। तो बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हायर है, ये 400 डिग्री पे इतना दूर जा पाता है। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी बहुत था और वंडरवाल फोर्स भी था। ठीक है, तो बॉइलिंग मतलब होता है लिक्विड से गैस। मेल्टिंग मतलब क्या होता है? मेल्टिंग मतलब होता है सॉलिड टू लिक्विड, है ना। ये भी दूर करना है, तो फोर्स ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, जल्दी मेल्ट नहीं कर रहा है। द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल्स गेट बिगर इन साइज, है ना। तो मॉलिक्यूल बड़ा होते जाता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस
हम लोग बोलेंगे क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होते जाता है। एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो मोर इलेक्ट्रॉन्स क्या, मास भी बढ़ता है। क्लोरो, फ्लोरो एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना, क्लोरो का फ्लोरो से, तो मास भी बढ़ता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन्स और मास दोनों बढ़ने पे भी देखा गया है कि क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। द पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट हैलाइड इज डिपिक्टेड इन 10.1। तो हम लोग जैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आयोडीन का ज्यादा होना चाहिए, तो क्लियर दिख रहा है आयोडीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन, सब जगह यही ट्रेंड है। आयोडीन 2 कार्बन वाले में भी यही ट्रेंड है, 1 कार्बन वाले में भी, और 3 कार्बन वाले में भी यही ट्रेंड है। तो आयोडो का हमेशा ज्यादा होगा, तो ये रहा जेनरिक ट्रेंड, आयोडो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा होता है। दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज, साइज बढ़ गया और मास बढ़ गया हेलोजन एटम का। मैग्नीट्यूड जो यहाँ कुछ समझ नहीं आया वहाँ क्या बोलेंगे, है ना, मास उस जहाँ बोल दिया वहां कौन सा फोर्स बढ़ता है केमिस्ट्री में, वंडरवाल फोर्स बढ़ता है। फिजिक्स में क्या बढ़ता था, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है तो क्या उसको अलग करना आसान होगा, नहीं, डिफिकल्ट होगा। तो बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर, आइसोमर का हम लोग पहले भी पढ़ पाए हैं। तो आइसोमर क्या होता है, हम लोग को पता है कि आइसोमर मतलब ब्रांच वन सिखाएगा। कैसे ब्रांच सिखाएगा, तो मान लो ये 4 कार्बन वाला है, 4 कार्बन एक स्ट्रेट बना सकते हैं, और 4 कार्बन का ऐसे ब्रांच भी बना सकते हैं। ब्रांच का अगर तुम वर्टेक्स को ज्वाइन करेगे, सारे आउटर वाले पार्ट्स को ज्वाइन कर दो, तो बोला जाता है लगभग एक क्या बन रहा है, स्फीयर बन रहा है। अब स्फीयर में दुनिया में बोला जाता है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स होते थे, कि स्फीयर एक ऐसा चीज होता है जिसका सरफेस एरिया काफी कम होता है, सरफेस टेंशन भी बोल सकते हैं अपन। अब सरफेस एरिया कम होने से क्या हुआ, दो स्फीयर आपस में बहुत कम कांटेक्ट रख पाएंगे, सरफेस ही कम है तो कांटेक्ट भी कम होगा, तो फोर्सेस भी कम हो जाएगा दो लोगों का। फोर्सेस कम होगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, कम। क्यों? क्योंकि फोर्सेस कम मतलब उसको अलग करना आसान है। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, कम है, थोड़ा सा ही एनर्जी दे दोगे, टेम्परेचर दे दोगे, ये अलग अलग हो जाता है। तो ब्रांचिंग के साथ क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा ब्रांच बोल सकते हैं, और ये थोड़ा और ब्रांच, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ये एक तरह से देख सकते हैं, इसके डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे तो बोलेंगे एक तरह का स्फीयर बन गया है ना। तो बोला जाता है ब्रांचिंग के साथ ये स्फेरिकल शेप में जा रहा है, स्फेरिकल शेप में जा रहा है मतलब सरफेस एरिया कम है। तो दो ऐसा वाला मॉलिक्यूल अगर ले लोगे अगल बगल, तो उनके बीच में कांटेक्ट इतना कम होगा, इतना कम कांटेक्ट होगा, तो दोनों का फोर्स कम है, दोनों का फोर्स कम है, तो वो जल्दी अपना स्टेट चेंज कर सकता है। लिक्विड से गैस बात करेंगे तो बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट कम है इनका। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स, ठीक, डाई मतलब दो दो हेलोजन ले लेंगे, अब बेंजीन का बात कर रहा है, आर वेरी नियरली द सेम। हॉवेवर, तो कौन से होते हैं, ये रहा डाई हेलो, दो हेलोजन, बेंजीन, बेंजीन ये रहा। तो बोला वेरी नियर सेम होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो देख लो बॉइलिंग पॉइंट 453, 446, 448, ज्यादा कुछ चॉइस करने को है नहीं, ठीक है। however the para isomer are high melting as compared to their ortho and meta isomer, लेकिन पैरा वाला का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है ऑर्थो और उससे। इट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर दैट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। तो ये समझते हैं थोड़ा क्या बोलता है ये सब बात। मेल्टिंग मतलब क्या होता है, सॉलिड को क्या करना है, लिक्विड में ले जाना है। अब सॉलिड होगा तो बहुत सारा मॉलिक्यूल किसी ना किसी टाइप का, हम लोग देखे हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर में कि बहुत तरह का लैटिस होता है। लैटिस मतलब जैसे कि कोई क्यूब में आ गया, कोई अपना क्यूबॉइडल में आ गया, कोई हेक्सागोन में आ गया। तो वो जितना अच्छा लैटिस बनेगा उतना उसको अलग करना दिक्कत होगा। ऐसा मानो चेयर्स जो है अगर बहुत अच्छे से सजा दिए एक के ऊपर एक, तो उनको अलग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा सिमेट्री होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जनरली सिमेट्री पे डिपेंड करता है कि सॉलिड स्टेट में जब तुम थे तो कितना अच्छा अंदर अरेंज्ड हो। अब इन तीनों को देख करके क्लियर कट पता चलता है कि इस वालों को बड़ा अच्छा अंदर अरेंजमेंट कर सकता है। ऐसे वाले 10 मॉलिक्यूल को, एकदम सेम दिखने वाले 10 मॉलिक्यूल को बड़ा अच्छा पैकिंग स्ट्रक्चर मिलेगा अंदर, देखो मिलेगा ना अच्छा पैकिंग स्ट्रक्चर। अब पैकिंग स्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जल्दी गिव अप नहीं करेगा, जल्दी लिक्विड नहीं बनेगा, अलग नहीं होगा। जल्दी लिक्विड नहीं बनेगा मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या मिलेगा, काफी हाई, काफी दमखम लगाना पड़ेगा। तो 323 में जो जाके टूटता है सॉलिड से लिक्विड बनता है। लेकिन ये जो अपना है कौन सा वाला, ऑर्थो, मेटा, ये वाले लोग 256 249 में ही सॉलिड से लिक्विड बन जाते हैं। लेकिन पैरा वाला लोग सिमेट्री के कारण, तो इसको अपना टेक्निकल टर्म क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छा सिमेट्री है इनमें। तो देखो क्या लिखा है, इट इज ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल ही को तो अलग करना है ना, मॉलिक्यूल नंबर 1 को 2 से अलग करने को ही बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड आना, है ना, अगर दूरी बढ़ा दिए तो। इट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर दैट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस। तो ये बहुत अच्छा से क्रिस्टल लैटिस बनाता है, मस्त सा।
ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में पैरा काफी अच्छा बना लेता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलेंगे, पैरा वाला लोग का हाई होता है। क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास से लेकर सब कुछ सेम सा है, पोलैरिटी मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम सा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया। तो लिक्विड से गैस बनाने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब लिक्विड से गैस का बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का, तो सिमेट्री का बात थोड़ी करेंगे, ये तो बेवकूफी हो गया ना। लिक्विड में कोई ऐसा पैकिंग वुकिंग थोड़ी होता सॉलिड की तरह, है ना। चेयर्स को अरेंज कर सकते हैं, पानी को थोड़ी अरेंज कर सकते हैं अंदर अंदर, नहीं कर सकते है ना। तो लिक्विड से गैस में कभी सिमेट्री का बात नहीं होता, तो बॉइलिंग पॉइंट में कभी सिमेट्री वाला टर्म नहीं सुनेंगे हम लोग। सिमेट्री वाला टर्म हमें कहाँ सुनते हैं, मेल्टिंग पॉइंट में सुनते हैं। ठीक है। अब देखते हैं डेंसिटी के बारे में क्या बता रहा है। अब डेंसिटी तो देखो काम आता नहीं है ज्यादा, और ज्यादा टेक्निकल बातें भी नहीं कर सकते डेंसिटी में, बस जो एक दो लाइन में लिखा होता है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ब्रोमो आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हेवियर देन पानी। पानी से ज्यादा भारी होता है, मतलब क्या, इसका मतलब यह क्या कि एक बीकर में पानी अगर लाओगे, उसमें अगर इसको डालोगे तो वो डूब करके नीचे सेटल हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। The density increases with increase in number of carbon atoms, halogen atoms and atomic mass of the halogen atoms। ठीक है। डेंसिटी बढ़ते जाएगा अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा है, मतलब मिथाइल से इथाइल वाले में चल गए, इथाइल मिथाइल क्लोरो से इथाइल क्लोरो में चल गए, दो कार्बन वाला क्लोरो में, तो फिर डेंसिटी बढ़ जाएगा। हेलोजन एटम बढ़ा दिए, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, एटॉमिक मास बढ़ा दो, हर केस में डेंसिटी बढ़ जाता है। इससे ज्यादा नहीं समझना है इसको। अब सॉलिबिलिटी का बात आया, तो सॉलिबिलिटी का क्या होता है, ठीक है, जिनको नहीं पता है वो भी ध्यान दे दे एकदम गौर से। आज के बाद सॉलिबिलिटी में डाउट नहीं आता। सॉलिबिलिटी में क्या होता है, ऐसा मानो कि दो पानी का मॉलिक्यूल ना आपस में जबरदस्त जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना। ये डाउट नहीं होना चाहिए कभी भी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है H2O में, बिल्कुल होता है। ये रहा डेल्टा प्लस, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बगल में होना चाहिए, तो सारा क्राइटेरिया फिल करता है पानी। तो पानी में ना अंदर अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो पानी में कोई चीज को डूबना मतलब पता है क्या हुआ, डूबना मतलब कि वो बाहर से आए, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ करके खुद ही एक बॉन्ड बना दे। तो ये पार्टिकल बाहर से आया है सपोज, ये हेलो अल्केन से अपना, वो इसके साथ अगर अच्छा बॉन्डिंग बना दिया अल्टीमेटली, तो बोले, और इसका तोड़ दिया, तो बोलेंगे ये सॉल्युबल है पानी, क्या बोलेंगे, पानी में सॉल्युबल है। अब जो हमारा हेलो एल्केन्स है, उसमें पोलैरिटी तो होता है डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो पानी के साथ एफिनिटी तो दिखाता है, ठीक है। लेकिन क्या वो लोग बहुत अच्छा एज बॉन्डिंग बना पाएगा पानी में जाके, नहीं उतना अच्छा तो नहीं बना पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है, डेल्टा माइनस के नाम पे ऑक्सीजन जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल में हम लोग को पता है रैंक 2 था। रैंक 1 कौन था, रैंक 1 हम लोग को पता है फ्लोरीन था। ठीक है, तो फ्लोरीन फिर भी अच्छा खासा पोलैरिटी लेके आता है, तो वो हाइड्रोजन को फिर भी अट्रैक्ट करेगा पानी का। ठीक है, लेकिन क्लोरीन वोरीन में थोड़ा सा दिक्कत आना शुरू हो सकता है। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन पानी। ठीक है, तो ठीक है, कोशिश कर रहे हैं लोग, पोलैरिटी है, उतना सॉल्युबल हो नहीं पाता, उतना सारा लोग को अलग कर नहीं पाता है, तो थोड़ा मोड़ा स्लाइटली सॉल्युबल तो हो जाता है। फिर दूसरा बात, एक और चीज है, ये हुआ पोलैरिटी का बात, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। दूसरा एक और बात होता है, जो पोलैरिटी आयनिक कंपाउंड वर्सेस कोवेलेंट कंपाउंड। पोलैरिटी आना मतलब नॉन पोलर आना। नॉन पोलर कब हो जाएगा, जब एक कार्बन वाला क्लोरीन को दो कार्बन वाला क्लोरीन से अगर कंपेयर किए, दो कार्बन, तो ये तो बिल्कुल ही नॉन पोलर पार्ट होता है ना। तो नॉन पोलर पार्ट अगर बड़ा हो गया है, तो पानी में डूबने में और दिक्कत होने वाला है। क्लियर। तो बोलेंगे अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ते गया है, तो पानी में डूबने में दिक्कत होगा। तो इन ऑर्डर टू डिजोल्व हेलोकेन्स इन पानी, अब बोला कि जबरदस्ती डिजोल्व करना है तो एनर्जी रिक्वायर होगा बाहर से, है ना, कि गरम वरम कर दो, पूरा घोल दो, तो ये दोनों अपने आप अलग हो जाएगा, तो ये बीच में आके बैठ जाएगा, एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। तो बोला एनर्जी बाहर से लगेगा ना भाई साहब। ठीक है, किसमें, एक तो हेलो एल्केन मॉलिक्यूल का आपस का अट्रैक्शन हटाने में, CCl और CCl आपस में अट्रैक्टेड है। दूसरा, हाइड्रोजन जो है पानी का जो मॉलिक्यूल है, उसका आपस में अट्रैक्शन है, उसको भी हटाने में टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा। लेस एनर्जी इज रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेट अप। अब ऐसा भी देखा गया, ये जाके इसके बीच में आता है और एक पानी के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, तो उतना अट्रैक्शन भी नहीं बन रहा है, तो इसलिए उतना फेवरेबल नहीं है पानी में डूबना, तो डूबता नहीं उतना ज्यादा। Set up between haloalkane and पानी molecule as these are not as strong original edge bond in पानी। ठीक है, उतना strong edge bond नहीं बना पाता जितना पानी में अब पहले से ही था। ठीक है, तो उतना अच्छा बॉन्ड ही नहीं बना पाता इनफैक्ट। As a result, the solubility of haloalkane in water is low. However, haloalkane tend to dissolve in organic solvent। organic solvent डूब जाएगा, क्यों, इसमें दिख रहा है हम लोग को, ये वाला पार्ट नॉन पोलर वाला पार्ट बहुत है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन सा होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सारे नॉन पोलर कहलाते हैं, क्योंकि इसमें पोलैरिटी उतना होता नहीं है। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा, और ये वाले, है ना, उतना पोलर थे नहीं, तो ऑर्गेनिक में ठीक ठाक डूब जाते हैं। एज अ रिजल्ट सॉलिबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन
in water is low. However, haloalkanes tend to dissolve in organic solvents because the new intermolecular attractions between haloalkanes and solvent molecule have much the same strength. ठीक है, new intermolecular attraction between haloalkanes and solvent molecules have much the same strength as the ones being broken in the separate haloalkanes and solvent molecule. ठीक है, तो मान लेंगे जो भी बोल रहा है, क्योंकि ज्यादा अच्छा फोर्सेस बनता है ऑर्गेनिक वाले में, तो ऑर्गेनिक वाले में डूब जाता है ठीक ठाक, ऐसा मान लें। क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी में इससे ज्यादा हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो थोड़ा सा हम लोग रिव्यू देख लेते हैं कि रिव्यू कैसे करना है। तो ये अपना टॉपिक नंबर 6 था, तो हम लोग 6 नंबर दे दिए। नंबरिंग हम लोग एनसीईआरटी वाला ही मेंटेन करते हैं, पता है। तो टॉपिक नंबर 6 का जो हेडिंग है वो हेडिंग भी लिख लेंगे। जैसे आगे जाके केमिकल प्रॉपर्टी बता रहा है तो ऑब्वियस होगा कि टॉपिक नंबर 6 यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, मिस हो गया है तो बड़ा सा एकदम लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें 3 पॉइंटर्स है, मोर और लेस 3 पॉइंटर की तरह हम लोग डिवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट क्या, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था। सेकंड डेंसिटी था और थर्ड सॉलिबिलिटी था। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे हम लोग क्या समझे कि मेनली जो होता है आरएक्स होता है, उसमें डाइपोल थोड़ा डेवलप हो जाता है और मास के कारण वंडरवाल फोर्स आते रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखें कि अगर उसको करस्पॉन्डिंग अल्कीन से कंपेयर करेंगे तो आरएक्स का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा आरएच से। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग ये समझ गए थे। दूसरा हम लोग समझ में आ गया, अगर मास बढ़ेगा आरएक्स में आपस में कंपेयर करेंगे तो मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा आरआई का, और फिर सिमिलरली आरबीआर आरसीएल आरएफ। ठीक है, फिर हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिज्म पे भी डिपेंड करता है। तो आइसोमेरिक में हम लोग क्या पढ़े कि ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रांच जो है उसको स्फीयर की तरह बना देता है, तो सरफेस एरिया कम तो अट्रैक्शन फोर्स कम, तो बॉइलिंग पॉइंट कम, मतलब अलग होना आसान। फिर हम लोग पढ़े डाई हेलोजन बेंजीन के बारे में। तो इसमें देखे कि बॉइलिंग पॉइंट तो सेम था, लेकिन डाई हेलोजन वाले में पैरा वाला जो था, अब स्ट्रक्चर बनाना तो बना सकते हैं, रिव्यू तो अपन खुद के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो पैरा वाला था इसका पैकिंग काफी अच्छा होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई निकला था। तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से हाई होगा, बस इतना ही समझना। ऑर्थो मेटा का लगभग सेम होता है। फिर हमें सॉलिबिलिटी बोला गया, तो सॉलिबिलिटी में हमारे ब्रेन में एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि सॉलिबिलिटी मतलब क्या होता है कि H2O का जो बॉन्ड आपस में होता है ना, H बॉन्डिंग पहले से, उसको ओवरकम कर दे नया बॉन्ड। नया बॉन्ड कौन? तो नया मॉलिक्यूल कौन है? आरएक्स। आरएक्स पानी के साथ ऐसा बॉन्ड बनाए जो ओवरकम हो जाए। तो ओवरकम कर पाता है क्या? नहीं कर पाता है। तो H2H2 बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रह जाता है, मतलब ये क्या है, स्लाइटली या लेस सॉल्युबल है। ठीक है, सॉलिबिलिटी इतना ज्यादा आ नहीं पाता, ऑल्दो थोड़ा मोड़ा पोलैरिटी होता है आरएक्स में, बट सॉलिबिलिटी उतना हाई नहीं हो पाता है। फिर ऑर्गेनिक में क्या डिसॉल्व होता है, तो हम लोग देखें, हाँ, क्योंकि ये काफी ऑर्गेनिक टाइप की होता है, बहुत ज्यादा इसमें पोलैरिटी और बहुत ज्यादा फोर्सेस नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक वालों में ठीक ठाक डिसॉल्व हो सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले जितने फोर्स रहते थे सॉल्वेंट में, अब ये डिसॉल्व हो जाता है, वो सॉल्वेंट के साथ फोर्स जब बनाएगा आरएक्स, वो भी लगभग उतना ही होगा, सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ का होता है, इसलिए इसमें सॉलिबिलिटी निकल जाता है। क्लियर? अब हम लोग एक इंडेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये अपना पॉइंट नंबर 6 है, फिजिकल प्रॉपर्टी, इससे ज्यादा नहीं समझना होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा होगा, ये रहा, अरेंज इच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन क्या होता है, एक Br और CH3। ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये सब क्या होता है, 3X। इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या होगा, ऐसे सबसे बड़ा फॉर्म क्या होता है, सबसे बड़ा फॉर्म होता है था क्या, CH4 को सब्स्टिट्यूट सारा कर देते तो बनता था CCl4, है ना। लेकिन अगर 3 हाइड्रोजन को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। तो X3 जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CHX3, ये हुआ फॉर्म वाला, ये हुआ टेट्रा वाला, है ना। टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते थे हम लोग, इसको क्लोरोफॉर्म बोल सकते थे अगर यहाँ Cl रहता तो, और ब्रोमीन रहता है तो ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, तीन का तीन रहेगा हाइड्रोजन, एक H बचा रह जाएगा मीथेन का। क्लोरोमीथेन ये तो नॉर्मल है, एक कार्बन एक क्लोरो। डाई ब्रोमोमीथेन, ठीक है, तो दो ब्रोमीन। अब हम लोग को पता है सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट में जो रोल प्ले करता है, अगर एक ही तरह का कंपाउंड दिख रहा है, कुछ अंतर है एक्स में, नंबर ऑफ एक्स में चेंजेस है, मतलब मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंडेंट होता है। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका होगा, 3 ब्रोमो वाला। तो ये अपना हो गया बॉइलिंग पॉइंट पे रैंक 1। बॉइलिंग पॉइंट पे रैंक 1 मतलब ये सबसे ज्यादा, है ना। वो तो अरेंज कर लेंगे, इंक्रीजिंग छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, हम लोग को पता है कैसे करते हैं। रैंक 2 क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट पे, डाई ब्रोमो वाला होगा। ठीक है, डाई ब्रोमो। और सिंगल वाले में दो टक्कर है, क्लोरो ब्रोमो। तो क्लोरो ब्रोमो में भारी कौन होता है, तो भारी ब्रोमो होता है, तो ब्रोमो जीत गया। रैंक 3 इसको मिल गया, रैंक 4 इसको मिल गया। रैंक 4 मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो ये डिक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग सजा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब ये जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, ये मोर ऑफ ब्रांचिंग वाला है। तो इसमें देख सकते हैं कि 1 क्लोरोप्रोपेन कैसा होता है, 3 क्लोरीन, सॉरी 3 कार्बन 1 क्लोरीन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कैसे होगा, प्रोपाइल लिखा हुआ है, आइसो लिखा हुआ है, तो 3 वाला कार्बन का 2 ही वैरायटी हो सकता है। स्टेट बना दे, क्लोरीन यहाँ लगा दे या यहाँ लगा दे, थोड़ा सा फैंसी नाम है तो समझ जाना, यहाँ लग रहा है आइसो। 1 क्लोरोब्यूटेन, ये रहा 4 कार्बन और 1 क्लोरीन रहेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। अब क्लियर कट 3 में से दिख रहा है नंबर ऑफ कार्बन ही चेंज हो गया फोर्थ वाले में, ठीक है, और फोर्थ वाले को सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मास तो जीतेगा ही जीतेगा, तो ये रैंक माना जाएगा। अब इन दोनों में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, मास उस सब सेम है, तो ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, तो ये हो जाएगा रैंक 2, और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम इसका हो जाएगा। क्लियर? ये हम लोग कैसे सजा दिए, हम लोग सजाए क्या, बड़ा से छोटा में, हम लोग डिसेंडिंग में सजा दिए रैंक। रैंक हमारा क्या दिया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमें पूछा कैसे है, इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग में, तो उल्टा कर देंगे और क्या, सबसे छोटा पहले, ये पहले, फिर ये, और फिर ये। ठीक है, अब चलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन 3 तरह का कर लेता है हेलोल्केन एल्कोहलिन्स, तो देखते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो और एलिमिनेशन और रिएक्शंस विद मेटल्स 3 तरह का करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्ड से वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा मोड़ा। न्यूक्लियोफाइल, फाइल मतलब होता है लविंग, न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। अब पूरे केमिस्ट्री में अपने को ऐसे समझना है, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, कि 2 तरह के लोग होते हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब 2 तरह के लोग कैसे होंगे, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ठीक, तो प्लस को हम लोग न्यूक्लियस से डिनोट करते हैं वर्ड, ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग ये सब वर्ड से इससे रिलेट करेंगे, ब्रेन में ये इमेज बनना पड़ेगा, कोई भी न्यूक्लियो बोल रहा है ब्रेन में इमेज बनना पड़ेगा प्लस का। ठीक है, इलेक्ट्रो वर्ड जहाँ पे भी देखेंगे केमिस्ट्री में हम समझ जाएंगे माइनस से। ठीक, अब न्यूक्लियो के साथ अगर वर्ड जुड़ गया फाइल, तो बन गया अपना एन फाइल, न्यूक्लियोफाइल, फाइल मतलब लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग कौन हो सकता है, मतलब प्लस चार्ज को लव करने वाला कौन लोग हो सकता है, तो प्लस चार्ज को लव करने वाला लोग माइनस वाला हो सकता है। वैसे इलेक्ट्रोफाइल अगर कोई बोले, तो इसमें 2 वर्ड है, इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब लविंग, मतलब माइनस को लव करने वाला लोग कौन हो सकता है, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा प्लस वाला होगा। इसको और टेक्निकली क्या बोल सकता है इन लोग, कि इलेक्ट्रॉन डिफिसिट होता है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिसिट, डिफिसिट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी फील होते रहती है इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके पास काफी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो न्यूक्लियस की तलाश में घूम रहा है दुनिया में, कि प्लस चार्ज आ जाओ हम दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है। तो अब हम लोग देखते हैं अपने चैप्टर के टेक्स्ट में। तो आरएक्स होता है, आरएक्स में हम लोग को पता है पोलैरिटी होता है, एक तरह से डेल्टा माइनस का काम कर सकता है और एक डेल्टा प्लस का काम कर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे, न्यूक्लियस फाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग कौन हो सकता है, एक्स हो सकता है। तो अब नाम क्या रखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफाइल, कोई एक न्यूक्लियोफाइल रहा होगा अंदर हेलो एल्केन में, जो जाएगा, तो हेलो वाला पार्ट जो है वो क्या काम करता है, न्यूक्लियस लविंग वाला काम करता है, तो ये जाएगा और कोई और इसके जगह पे आ जाएगा। एक जाना दूसरा आना को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्रिकेट में भी हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट फील्डर, एक फील्डर बाहर गया दूसरा अंदर आया। यहाँ पे कंपाउंड में एक बाहर जाता है, सेम तरह का लोग अंदर आएगा, तभी तो आर को फील होगा कि भाई सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्लस हूं, मैं हमेशा माइनस के साथ घूमना चाहता हूँ, भले मेरा माइनस वाला चेंज हो जाए। ठीक है, तो माइनस वाला को हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं दुनिया में, न्यूक्लियोफाइल, है ना। और प्लस साइन को सिर्फ क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस। माइनस साइन क्या डोनेट करता है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रो बोल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल बोला, इसको लव करने वाला लोग कौन है, तो प्लस साइन वाला लोग। न्यूक्लियस को लव करने वाला लोग कौन है, तो माइनस वाला लोग। एटम के अंदर भी तो ऐसे ही होता है, सेंटर पे प्लस होता है और साइड के इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्शन फील कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा से। तो न्यूक्लियस लविंग कौन होगा हमेशा से, कौन होगा न्यूक्लियस लविंग, माइनस वाले लोग। क्लियर? एलिमिनेशन नाम से समझ में आ रहा है, कुछ है जो एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट मतलब निकल जाएगा कंपाउंड से। ठीक है, तो आरएक्स में कुछ निकाल देंगे, देखेंगे ये बाद में। फिर थर्ड है रिएक्शन विद मेटल, तो ये दोनों तो और सिर्फ ऐसा मानो कि टोटल मिला के 10% जगह लेगा, 90% टाइम ऑफ चैप्टर में यही चलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट।
क्लियर? आगे चलते हैं, देखते हैं बुक वाला क्या बोल रहा है। बुक वाला का टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है, बुक वाला का हम लोग को ये समझना जरूरी है कि वो किस भाषा में बात कर रहा है, टेक्निकल टर्म्स। यू हैव लर्नड इन क्लास 11 दैट न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? न्यूक्लियस लविंग, मतलब उसमें क्या ज्यादा रहता है? इलेक्ट्रॉन खुद में ज्यादा रहता है, तभी तो प्लस के खोज में जा रहा है। देयरफॉर दे अटैक एट दैट पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट, है ना, दो लोग हैं, एक को रिएक्टेंट बोलते थे, एक को सबस्ट्रेट बोलते थे। तो इसके उस पार्ट में वो जाकर रिएक्ट करेगा, किसमें? जहां पे उसको क्या मिल जाए, प्लस वाला कुछ मिल जाए, इलेक्ट्रॉन डिफिसिट वाला पार्ट में। ठीक है, तो न्यूक्लियस लविंग है ना, न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल सुनते साथ दिमाग में कौन सा साइन आना चाहिए? माइनस। तो ये किसकी तलाश में जाएगा? प्लस के तलाश में। प्लस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिसिट। इसी को बुरा भाषा में लिख दिया, इंग्लिश भाषा में, कि इलेक्ट्रॉन डिफिसिट वाले की खोज में रहता है हमेशा कौन? न्यूक्लियोफाइल। द रिएक्शन विच ए न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है आरएक्स में? हेलो एल्केन में हेलो, ये रहता है हेलो वाला पार्ट। तो इसको रिप्लेस करेंगे किसी और न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर माइनस साइन क्यों दिया है? फॉर द सेवरल रीजन और द वेरी ऑब्वियस रीजन कि न्यूक्लियोफाइल इज इक्वल टू माइनस चार्ज, प्लस की तलाश में जाता है। इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक मॉलिक्यूल में पहले से एक न्यूक्लियोफाइल था, उसको दूसरा बाहर वाला आगे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं। हेलो एल्केन का सबस्ट्रेट इन दीज रिएक्शंस, इसमें सबस्ट्रेट का काम कौन करेगा? हेलो एल्केन काम करेगा, ये वाला। और रिएक्टेंट कौन होगा? ये होगा, है ना। In this type of reaction, a nucleophile reacts with haloalkane. Nucleophile reacts with haloalkane, having a partial positive charge on the carbon atom bonded to halogen. ठीक है, यही तो होता है RX। और होता क्या है? A substitution reaction takes place on halogen atom called leaving group. fancy now. यहाँ पे हेलोजन क्योंकि बाहर निकल रहा है, तो इस वाले में हेलोजन एक्चुअल में कौन है? लिविंग ग्रुप है, जो अच्छा लीव कर पाएगा बाद में। ऐसे ये क्यों जरूरत है हम लोग ये टर्म में? क्योंकि बाद में आरएक्स में आपस में भी तो कंपेयर करेंगे। एक्स सेवरल टाइप हो सकता है ना, एक्स आई भी हो सकता है, एक्स बी आर भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। तो फिर टेक्निकल भाषा में बातें करेगा ये लोग, क्या कि इस एक्स में कौन रहेगा, तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है। जैसे कोई बोल दिया कि आई बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो हम लोग बोल देंगे अच्छा आई वाला, आई जल्दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, आर आई, है ना, आर सी एल आर बी आई थोड़ा लेट से करता है, ऐसी बातें होगा बाद में। तो ये लिविंग ग्रुप कहलाएगा जो लीव कर रहा है। डिपार्ट्स एज हैलाइड आयन, डिपार्ट होके फाइनली कैसे दिखता है? हैलाइड आयन की तरह। सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय ए न्यूक्लियोफाइल, ये पूरे केमिस्ट्री में कन्वेंशन है। फर्स्ट स्टेप में जो होता है उसी के आधार पे रिएक्शन का नाम आता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म जब देखेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि इनिशिएट करता है इस रिएक्शन को कौन? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट तो होना चाहिए। ये आरएक्स बैठा हुआ है चुपचाप से, आरएक्स का घोल ले लियो तो रिएक्शन थोड़ी हो जाएगा, जरूर कोई बाहर से आएगा न्यूक्लियोफाइल, वही जाके अटैक करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसलिए नाम क्या आया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। अगर इलेक्ट्रोफाइल, अगर आर प्लस कुछ कर रहा होता तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक नाम भी आ सकता था कुछ, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। It is one of the most useful classes of organic reaction of alkyl halide in which halogen is bonded to sp3 hybridized carbon। ये सब तो हम लोग समझते होंगे, CH4 sp3 कहलाता था, है ना। क्यों? चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है। इस एक H को हटा के अगर एक X लगा ही दिए हैं, तो भी ये क्या रहेगा? sp3 वाला कार्बन ही रहेगा। चार है तो sp3 में तीन p और एक S, टोटल चार हो गया ना, चार बॉन्ड वाला sp3। ठीक है, वैसे एक डबल बॉन्ड आ जाता था तो कार्बन कैसा हो जाता था? sp2। एक ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया है तो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलेंगे? दोनों कार्बन का सेम हाइब्रिडेशन होता है, sp, सॉरी sp बोलेंगे। ठीक है, ये sp2। अभी हम लोग को पता है आरएक्स में कैसा होगा कार्बन का हाइब्रिडेशन? sp3 वाला होगा। In which halogen is bonded to sp3 hybridized carbon, the product formed by the reaction of haloalkenes with some common nucleophile are given। और ये common nucleophile ना, एक टेबल लगता है कि पढ़ने का नहीं है, बट ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर में इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन आगे वाले चैप्टर में यूज हो रहा होगा कुछ ना कुछ बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल के प्रिपरेशन में, ये देखो मेन प्रोडक्ट क्या बना? अल्कोहल बना, तो अल्कोहल के प्रिपरेशन में ये वाला रिएक्शन दिया होगा कि NaOH और KOH से रिएक्ट कराओ तो अल्कोहल बन जाएगा। किसको रिएक्ट कराओ? ऑब्वियसली LHS में कौन है? RX। ठीक है, RX। LHS में कौन है? RX सबस्ट्रेट। रिएजेंट कौन है? NaOH। रिएजेंट से क्या निकल के आया? न्यूक्लियोफाइल। कोई न्यूक्लियोफाइल निकल के आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल वाला सेकंड है कॉलम। कौन न्यूक्लियोफाइल निकल के आया? अगर NaOH यूज कर लोगे यहाँ पे, तो कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? OH माइनस। तो X हटेगा और OH माइनस जुड़ जाएगा। ठीक है, X हटेगा OH माइनस जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ROH। तो देखो प्रोडक्ट ROH लिखा हुआ, और उसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं हम लोग? कौन से क्लास में आता है? अल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में ये काम आ जाएगा हमारे। वैसे ही पानी डालोगे
तो पानी में अपना H2O न्यूक्लियोफाइल पूरा पूरा H2O होता है। क्यों? क्योंकि ये अलग नहीं हो सकता ना, ये पोलर है क्या? नहीं है। NaOH पोलर है। NaOH पोलर है मतलब जैसे ही कोई घोल में डुबाओगे इसको, ये अलग अलग घूमेगा। अब हम लोग बोलेंगे हम लोग का इन दोनों में से कौन काम का न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो OH माइनस है, तो देखो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ही है। लेकिन पानी के अलग अलग होके घूम रहा होता है, नहीं, उतना ज्यादा पोलैरिटी नहीं होता, उतना ज्यादा आयनिक नहीं होता है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? O के ऊपर लोन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियस की तलाश में घूमते रहता है। तो ये जाएगा और R पे अटैक कर देगा, बोलेगा एक्स तुम भागो, हम जुड़ते हैं। और जुड़ जाके फाइनल थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म होता है, और फिर जुड़ जाके फाइनली अल्कोहल ही दिखता है। ठीक है। वैसे NaOR, NaO ने देखो ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल देखो तो समझ जाना ये आयनाइज हो जाएगा, है ना, सॉल्वेंट तो होता ही है रिएक्शन में हमारे पास। तो ये आयनाइज हो जाएगा, और आयनाइज कैसे होगा? मस्त तरीके से जैसे होना चाहिए, O के ऊपर माइनस आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? O के ऊपर माइनस। अब ये माइनस कहाँ जुड़ता है? R पे जाके जुड़ता है, तो ROR। ठीक है, याद रखना है ROR। R का X हटाना है, R में ये जोड़ देना जो माइनस दिख रहा है। R पे कौन जुड़ेगा? R प्लस वाला है, कोई माइनस या इलेक्ट्रॉन वाला लोग ही जुड़ सकता है डायरेक्ट R में जाके। फिर से NaI दिखा, NaI में पोलैरिटी काफी होगा, ग्रुप 1 वाला मेटल है। तो Na प्लस और I माइनस, तो I माइनस अपने काम का चीज है, I माइनस किसके साथ जाएगा? डायरेक्ट जाके R के साथ जोड़ करके इसका प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, बन गया RI। RI क्या होता है? एक्चुअली में अल्काइल आयोडाइड, इस यही चैप्टर पढ़ रहे हो, यही बना दिया हम लोग। तो स्टार्ट में क्या रहा होगा? स्टार्ट में RX में कोई और हेलोजन रहा होगा, तो एक तरह का ये कैसा रिएक्शन हो गया? ये एक तरह का हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही तो हो गया। पहले हम लोग पढ़ के आए हैं ये प्रिपरेशन, हेलोजन एक्सचेंज। इसको अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन भी बोल दिए यहाँ पे, एक हटा दूसरा जुड़ गया। NH3, अब NH3 तो पोलर तो होता नहीं है, इतना तो शायद आइडिया लग गया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसके ऊपर लोन पेयर होता है, तो यही लोन पेयर जाकर अटैक करेगा, तो इसको अलग अलग नहीं दिखा सकते, बोलेंगे यही न्यूक्लियोफाइल है। तो टूट नहीं रहा है सॉल्वेंट में जाके, कहीं पानी में जाके कोई भी चीज सॉल्वेंट लोगे उसमें टूटेगा नहीं है, आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो ये लोन पेयर जाके R पे अटैक करेगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? RNH2। एक H निकल जाएगा अपना एक्स्ट्रा H जो है, 4 बॉन्ड थोड़ी बना के नाइट्रोजन घूम सकता है, कुछ नहीं रहता वो। तो प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में ये काम आएगा, है ना। तो हमारे अमीन्स वाले वीडियो भी देख सकते हैं, अमीन चैप्टर का तो वन शॉट ही डाल रखा है पूरा, मस्त सा। R-NH2, R-NH2 में फिर से यहाँ कोई पोलैरिटी नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा ही न्यूक्लियोफाइल रहेगा। ठीक है, लेकिन अटैक कहाँ से होगा? N के लोन पेयर से। तो इसलिए देखो R के बगल में कौन आया? ये R कौन सा वाला आ रहा है? ओरिजिनल वाला, है ना, जो ऊपर था RX वाला R। तो इस R में क्या, R क्या होता है? R होता है अल्काइल ग्रुप, इसमें CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर आर, एक और वैरायटी दिखाया, फिर से एन से ही जुड़ेगा, इसमें कोई पोलैरिटी होने का कोई चांस ही नहीं है, ये पूरा पूरा न्यूक्लियोफाइल है, ये एन से ही जाके अटैक कर सकेगा आर पे। ठीक है, केसीएन, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। केसीएन को जैसे ही सॉल्वेंट पे जाएगा ये ऐसे घूमेगा। अब ऐसे घूमेगा तो सी के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। अब सी के ऊपर, क्योंकि के बगल में सी है, के सी से ही बॉन्डेड होता है इसमें, के का 4 वैलेंसी, सॉरी सी का 4 वैलेंसी है ना, तो 3 तो नाइट्रोजन से सेटिस्फाई हो गया, एक के से हुआ, है ना। तो ये वाला ही तो बॉन्ड है, तो ये आयनिक तरह का बॉन्ड है ना, काफी पोलैरिटी हो गया ना, ग्रुप 1 2 वाला मेटल, बोलते हैं ना ग्रुप 1 वाला मेटल उधर दिखेगा वैलेंसी 1 2 वाला, तो पोलैरिटी काफी आता है। तो सी के ऊपर माइनस आया, सी जाके जुड़ जाएगा, तो RCN बनेगा। अब AgCN, एजी तो बेचारा बहुत नीचे है, ग्रुप 1 2 वाला मेटल नहीं है, उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता नहीं है, तो उतना आयनिक होता नहीं है एजी और सी का बॉन्ड। तो ये बेचारा बोल रहा है हम तो टूट नहीं पा रहे हैं ऐसे प्लस और माइनस में घूम करके, तो मेरा सी माइनस तो नहीं निकल पाता है जो आर के साथ जाके जुड़ जाए। तो ये अपना पूरा घूमते रहता है, एन बोलता है रहने दो, मेरे पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है जैसे NH2 में होता है, मैं जाके जुड़ जाऊंगा। तो RNC बनता है, और RNC वाला जो प्रोडक्ट बना उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्लियर? होपफुली यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये क्वेश्चन के रूप में नीचे दिया हुआ भी होगा, है ना। अब KNO2, देखो भाई NO2 जो होता है ना, इसका बॉन्डिंग पहले समझना पड़ेगा। ये बॉन्डिंग जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता है, NO2 तो लिख देते हैं ऐसे, ये एक्चुअली K का बॉन्ड O के साथ रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, अब ग्रुप 1 और 2 वाला मेटल है, तो ये K प्लस और ये O माइनस निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये अकेला घूम रहा होगा ना, घोल पे जाके तो ये दोनों अलग हो जाते हैं आयनिक वाले लोग। तो ये O माइनस जाके R पे अटैक करेगा, तो RONO वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन AgNO2 रहा, तो Ag और ऑक्सीजन का बॉन्ड इस बार क्या ये सॉल्वेंट में टूट के घूम सकता है Ag प्लस और O माइनस के फॉर्म में? नहीं नहीं, इतना पोलैरिटी नहीं होता है, ये ग्रुप 1 2 वाला मेटल नहीं है कि इतना पोलैरिटी आ जाए। तो यहाँ पे फिर से नाइट्रोजन वॉलंटियर करेगा, है ना, नाइट्रोजन वॉलंटियर करने को रेडी है कि हम कर देते हैं कंपाउंड, कुछ बना देते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है ना, वो जनरली जा करके अपना आर के साथ जुड़ जाता है।
तो प्रोडक्ट क्या बनता है, RnO2। लेकिन उसमें क्या प्रोडक्ट बना, RONO। ठीक है। RCOOAG फिर से ये उतना ज्यादा क्या नहीं होता है, पोलैरिटी होता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट ही है, इधर वाला भी पूरा जैसा कि सोप में होता था, क्लास 10 में पढ़े थे, COO- तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें बनने में। इस वाले में बनने में कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे Na भी हो सकता था, Ag भी हो सकता था, सब में ये बन जाएगा। अब O- से जाके अटैक कर देगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कन्वेंशन फॉलो नहीं करते हम लोग, क्या पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे ही लिख दिया जाता है RCOOR। ठीक है। अब ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो कन्वेंशनली क्या लिखते हैं, जैसे AgCl होता है तो AgCl लिखते हैं ना। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कन्वेंशन काम नहीं करता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला पहले लिखना है फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। यहाँ देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पहले लिखा हुआ है फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला। ठीक है, तो उस पर नहीं जाना है, ये एक बेसिक केमिस्ट्री है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन प्लस कौन माइनस तुमको खोजना पड़ता है। LiAlH4 क्या देता है, अपना H दे देता है, और R के साथ जाके वो जुड़ जाएगा, तो H भी बेसिकली कैसा रहा होगा, माइनस टाइप रहा होगा, और RH बना देगा। ठीक है। RM प्लस, इसमें ऑब्वियस लग रहा है M बहुत स्ट्रॉन्ग, को इलेक्ट्रोपॉजिटिव लगा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो एक जेनरिक तरह का रिएक्शन दे रखा है ये। तो R डैश माइनस साइन के साथ घूम रहा होगा और R का के साथ जाके जुड़ जाएगा और RR बन जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है, क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक तरह का अल्कीन हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये रहा CH3, सपोज Na है ना, तो इससे न्यूक्लियोफाइल क्या बना, CH3 माइनस, और अपना RX है, पहले से RX है, RX भी मान लेते एक कार्बन वाला X है ऐसा, तो ये X निकलेगा और CH3 यहाँ पे डेल्टा प्लस पे जाके जुड़ जाएगा। तो एक्चुअली में क्या बना, दो कार्बन का कंपाउंड, CH3 इसको इथेन बोलते हैं, है ना। तो एक तरह का क्या हो गया, अल्केन ही तो हुआ, एक तरह का ये अल्केन बना दिया। ठीक है। तो ग्रुप्स लाइक साइनाइड्स एंड नाइट्रेट्स, ऊपर देखे कि कुछ कंफ्यूजिंग ग्रुप भी था। कंफ्यूजिंग ग्रुप कौन था, CN वाला, जैसे कभी वो C से भी कर सकता है बॉन्डिंग और कभी वो N से भी कर सकता है। ग्रुप्स लाइक साइनाइड एंड नाइट्रेट possess two nucleophilic centers and are called ambident nucleophiles। टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब दो तरफ माइनस आ सकता है, N पे भी C पे भी। तो R पे दोनों अटैक कर सकता है, कभी N कभी C, डिपेंड करता है उसके काउंटर में कौन है। जैसे CN के काउंटर में Ag है कि K है, अगर K होगा तो C माइनस, तो C अटैक करेगा। AgCN है तो ये टूटने को तो रेडी होता नहीं है, तो N का लोन पेयर बोलेगा हम चल जाते हैं। एक्चुअली साइनाइड ग्रुप इज अ हाइब्रिड ऑफ टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, तो देखो यहाँ बना के भी दिखाया हुआ है, थोड़ा और एक्सप्लेन कर रखा है डीप में। एंड therefore can act as a nucleophile in two different ways, एक बार C के ऊपर माइनस, एक बार N के ऊपर माइनस। ठीक है, that is linking through carbon atom resulting in alkyl cyanide and through nitrogen atom resulting in isocyanates। ठीक है, तो NC वाला जो कंपाउंड बनता है। Similarly, nitrite ion also represent an ambient nucleophile with two different points of linkage। एक पॉइंट क्या होता है O और एक पॉइंट क्या होता है N। The linkage through oxygen result in alkyl nitrites, while through nitrogen atom it results in nitroalkane। नाइट्रो मतलब NO2। ठीक है, मैकेनिज्म पे जाएंगे हम लोग, बट पहले ऊपर वाला एक क्वेश्चन जो दे रखा है वो देख लेते हैं। Haloalkanes react with KCN to form alkyl cyanide as main product, while AgCN forms isocyanide। वही ऊपर वाला को क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया, तो इंटेक्स्ट भी एक थ्योरी का पार्ट होता है एनसीईआरटी में। KCN is predominantly ionic and provides cyanide ion in solution, although both carbon and nitrogen, तो ionic वही बोल दिया इसमें। Although both carbon and nitrogen atoms are in a position to donate electron pairs, the attack takes place mainly through carbon atom and not through nitrogen atom, since CC bond is more stable than CN bond। However, AgCN is mainly covalent in nature and nitrogen is free, तो जो बता रहे थे वही है, nitrogen is free to donate electron pair forming isocyanide as the main product। ठीक है, तो कोवेलेंट और आयनिक वाला ही राज है मेनली, उसी से हम लोग को समझना है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो मैकेनिज्म देखते हैं अब। दिस रिएक्शन हैज बीन फाउंड टू प्रोसीड बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो मैकेनिज्म से होता है। पहले वाले को SN1 बोलते हैं, दूसरे को SN2 बोलते हैं। SN2 पहले पढ़ा है एनसीईआरटी में। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। ठीक है, बाइमोलिकुलर वर्ड से आया है टू। ठीक है, टू मतलब बाइमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक ये चल गया सब्सक्रिप्ट में N, और सब्स्टिट्यूशन का S। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक
बायोमोलिकुलर। ठीक है, इसको बहुत सारे लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय सेकंड ऑर्डर। द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो भैया अपने को एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो यहाँ पे ये लोग कौन सा न्यूक्लियोफाइल लेके आए, हाइड्रोक्साइड आया। हाइड्रोक्साइड के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, काफी सारा, हाँ काफी सारा है। यहाँ पे ये जो कार्बन है जो दिख नहीं रहा है, अच्छा ये 3D वाला वो है, टेट्राहेड्रल, चार वैलेंसी टेट्राहेड्रल 3D में ऐसे ही दिखता है। और हमेशा याद रखना है कि ये 2V का होता है, 2V स्ट्रक्चर है, 2V मतलब एक भी ऐसा एक भी ऐसा। लेकिन ये पेपर में बनाने में ऐसा दिख रहा है, ये दोनों वी इस तरह से होगा, ऐसा मान लेना, ये दोनों वी इस तरह से है कि इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट आ रहा है ना, वो आपस में पैरेलल नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो ऐसे सीधा दिख रहा है ना, ये एक्चुअली आगे से पीछे रहा होगा। ठीक है, तो एक एक पीछे है ये, और ये आगे रहा होगा, ये दोनों पेपर में अगर तो। ठीक है, तो ये दोनों पेपर वाला दिखा रखा है देखो, एक और एक, दो पेपर वाला। तो एक आगे, ये वाला मतलब आगे होता है, ये डॉटेड दिखा रखा मतलब दूर है कहीं, ये पीछे का है। तो सॉलिड वेज बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड वेज। यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन सेक्शन इतना, द सॉलिड वेज रिप्रेजेंट द बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेपर, क्लास 11 में पढ़ाया गया था। अ डैश लाइन गोइंग डाउन द पेपर मतलब अवे फ्रॉम यू, ऐसा मान लो तुम जहाँ से देख रहे हो, तुम्हारे स्क्रीन के अवे है ये, और ये टूवर्ड्स है सॉलिड वाला। स्ट्रेट लाइन अगर बना हुआ है, कुछ फैंसी से नहीं दिख रहा, नॉर्मल सा लाइंस बने हुए हैं, मतलब पेपर में है बॉन्ड्स। ठीक है, तो चार बॉन्ड को दिखाने का ये तरीका, टेट्राहेड्रल को दिखाने का ये 3D तरीका बनाया लोगों ने, बड़ा अच्छा तरीका बनाया है। 3D क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार वो पीछे से आएगा OH, कभी ये आगे से भी आ सकता है, अभी देखेंगे कब कहाँ से आता है। तो OH माइनस ये कार्बन का प्लस के तलाश में आएगा, ये आया। लेकिन ये कभी भी उस तरफ से नहीं आ पाएगा जहां क्लोरीन है, क्यों, डेल्टा माइनस रिपल्शन होने लगेगा। तो देखा गया ये पीछे से ऐसे करके आता है, ये पीछे से आता है, तो कार्बन बोलता है मेरे पास पांच लोग हो गए हैं, चार पहले से थे, एक तुम भी आ गए हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो OH बोलता है ठीक है, जो तुम्हारा क्लोरीन है ना, मैं माइनस वाला आ ही गया हूँ, तुम्हारा प्लस का नीड पूरा कर रहा हूँ, तो अपने क्लोरीन को बोलो बाहर जाने को। ठीक है, ऐसा साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। तो दोनों न्यूक्लियोफाइल का इज्जत होता है, या फिर दोनों रिएक्टेंट का इज्जत हो रहा है, साथ में दोनों जुगलबंदी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्लोरीन गया फिर OH आया, क्लोरीन भी मौजूद है ना, माइनस वाला ये भी मौजूद है पहले से जो माइनस था, और नया जो OH माइनस आया वो भी मौजूद है। तो बोला जाता है कि दोनों पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर, दो दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड होने वाला। ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये कैसा सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर वाला। रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू yield मेथनॉल एंड क्लोराइड आयन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑब्वियसली OH जुड़ा है तो अल्कोहल टाइप का कुछ बना है, तो मिथेनॉल बन गया CH3OH, और क्लोरीन बाहर निकल गया। फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़े फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, दो मॉलिक्यूल पे कंसंट्रेशन ऑफ दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है LHS वालों का, तो सेकंड ऑर्डर है। अगर एक पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट, तो बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड वाला का ज्यादा इज्जत नहीं है फिर। द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है, ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग बोलते हैं इसको सेकंड ऑर्डर। द वर्ब रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड डायमेग्नेटिकली एज शोन, थोड़ा सा फैंसी तरीका से आप देखो, स्टिक बॉल मॉडल से दिखाया गया है। तो चार बॉन्ड है, इसमें से ये माइनस रहा होगा जरूर, ग्रीन वाला, इधर से ये एक और आएगा, कौन आएगा, ये रेड आएगा माइनस वाला, और ये रेड जाके इसमें कार्बन में जुड़ेगा, और ये धीरे धीरे ग्रीन अपना निकलना शुरू हो जाएगा कि भैया मैं तो चला। रेड बॉल रिप्रेजेंट द इनकमिंग हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, एंड द ग्रीन बॉल रिप्रेजेंट द आउटगोइंग हैलाइड आयन। तो ये अपना एक हैलाइड आयन हो गया Cl माइनस हमारे ऊपर वाले केस में, ये OH है अपना। यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिखा होता है, हम लोग सब पढ़ लेंगे। इन द ईयर 1937 डेविस साहब जो है और इनगोल्ड साहब प्रपोज ए मैकेनिज्म फॉर SN2 रिएक्शन। तो बहुत साल लिए हुए, हमारे आजादी के 10 साल पहले SN2 वाला मैकेनिज्म इजाद कर लिया गया था, दुनिया को बता दिया गया था कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ऊपर वाला क्या डिपिक्ट कर रहा है, डिपिक्ट मतलब क्या दर्शा रहा है, it depicts a bimolecular nucleophilic substitution reaction. The incoming nucleophile interacts with alkyl halide. Alkyl halide कौन होता है, RX, incoming nucleophile कौन था, OH, causing the carbon halide bond to break। तो RX का X को बोला ब्रेक करके जाओ, बाहर जाओ, एंड ए न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, तो R के साथ OH का नया बॉन्ड बन गया बिटवीन कार्बन एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो बाहर से आया था। हियर इट इज CO बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि OH आया था, तो कार्बन में OH में माइनस था O में, तो बोला वो कार्बन से ही जुड़ा है, तो CO बॉन्ड फॉर्म हो गया नया।
between carbon and OH. These two processes take place simultaneously in a single step and no intermediate is formed. हम लोग देखे थे कि एक ऐसा करके ब्रैकेट बनाया था, इसी में दिखा रहा था कि भाई ऐसे साइमल्टेनियसली हो रहा है ऐसा, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है कि पहले कुछ और बना फिर कुछ और रिएक्ट हुआ आके फिर कुछ और बना, ऐसा नहीं चल रहा है। As the reaction progresses and the bond between the incoming nucleophile and the carbon atom starts forming, न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन स्टार्ट मतलब O और R वाला बॉन्ड स्टार्ट हो गया फॉर्म होना। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड लिविंग ग्रुप इस केस में Cl निकलना शुरू होता है, वीकेन होने लगता है ये बॉन्ड, नया वाला जो बॉन्ड O के साथ बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है। एज दिस हैपेंस द थ्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, द थ्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तीन कौन सा था भाई, पहले से कार्बन का चार वैलेंसी था ना, तो H से पूरा हुआ था तीन वैलेंसी, CH3Cl था ना, तो ये अपना बेचारा 3H था, फिर ये 5 हो जाता है बीच में। The three carbon hydrogen bonds of the substrate start moving away from the attacking molecule। हाँ अब देखो डिजाइन बनेगा मस्त छाता सा, अटैकिंग मॉलिक्यूल से दूर जाने लगेगा। अभी क्या था 2B वाला स्ट्रक्चर था, इधर देखते हैं, ये देखो मस्त सा डिजाइन, ये रहा टेट्राहेड्रल, ऐसे ही होता है। टेट्राहेड्रल में को 2B की तरह देखो या फिर ऐसे देखो, तीन एक तरफ है एक ऊपर की तरफ है, तो ये ऐसा था ऐसा। लेकिन जैसे ही यहाँ से माइनस चार्ज आया, हाइड्रोजन के पास अपना सेल्स तो होता ही है ना, के सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, तो इन इलेक्ट्रॉन को इससे रिपल्शन फील होने लगता है। अभी इससे रिपल्शन फील हो रहा था इसलिए इस तरफ था तीनों हाइड्रोजन, है ना। अब इससे रिपल्शन फील हो रहा है तो ये धीरे धीरे ये देखो अभी सेंटर पे आ गया, सेंटर पे आ गया। जब ये वीक हुआ था और ये बनना शुरू हो गया था, थोड़ा और जब ये निकल जाता है तो यहाँ से कोई रिपल्शन नहीं था, तो ये सारे हाइड्रोजन इस तरफ ओरिएंट हो जाते हैं। टेट्राहेड्रल हम लोग ऐसे बनाते भी थे कि ये कार्बन है उसका चार बॉन्ड है, दिख रहा है, ऐसे ही कुछ बना है फाइनली, ठीक है। तो यही चीज बता रहा है कि ये तीन हाइड्रोजन जो है ना, वो पहले उस तरफ थे, अब स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, मतलब OH से दूर जाने लगते हैं क्योंकि रिपल्शन हो रहा होता है। द ट्रांजिशन स्टेट, ऑल द थ्री CH bonds आर इन द सेम प्लेन। ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा भी होता है कि तीनों सेम प्लेन पे आ जाता है, जनरली टेट्राहेड्रल में होता नहीं है कि तीनों सेम प्लेन पे हो, एक भी होता है सेम प्लेन पे, बाकी अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ तीनों सेम प्लेन पे आ गया, दिख रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ऐसा लगा वो मान लो ट्राइगोनल बाई पिरामिड में होता था ना, तीन ऐसे ट्राइंगल और एक ऊपर बॉन्ड एक नीचे, वैसा कुछ हो गया है ट्रांजिशन स्टेट में। बट ये ज्यादा देर तक सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि कार्बन का पांच वैलेंसी नहीं हो सकता। CH bonds are in the same plane and the attacking and the leaving nucleophile are partially attached to the carbon। As the attacking nucleophile approaches, attacking nucleophile और closer आ गया कार्बन के, CH bond still keep moving in the same direction, भागने लगता है OH से दूर, till the attacking nucleophile attaches to carbon and leaving group leaves the carbon। तो दूर भागना शुरू हो जाता है, भागते रहता है जब तक कि ये राइट वाला निकल नहीं जाए और लेफ्ट वाला पूरी तरह से जुड़ ना जाए, ठीक है। तो वापस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। एज ए रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्या होता है, पहले छाता इस तरफ था, इस तरफ फेसिंग था, अब छाता इस तरफ फेसिंग हो गया है, ठीक है। इन्वर्जन बोलते हैं इसको, बहुत सारा लोग छाता की तरफ ही डिपिक्ट करता है कि देखो इनको पूरा वर्टेक्स को ज्वाइन कर दोगे तो ऐसा लगेगा एक सेमी सर्कल स्ट्रक्चर है और ऐसा कुछ है, ये छाता अपना। थोड़ी देर बाद ये छाता कैसा दिख रहा है, ये रहा, और ऐसे दिख रहा है ना। तो पहले ऐसा लग रहा था इधर का हवा को रोक रहा था, अब इधर का कोई हवा को रोकेगा। ये तो ऐसे ही बस डिपिक्शन है ना, इस पे ध्यान नहीं देना। बस मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले इधर आउटवर्ड था, अब इस तरफ है, राइट की तरफ छाता हो गया है, तो इन्वर्जन बोलते हैं हम लोग। इन्वर्जन मतलब क्या होता है, इन्वर्ट मतलब उल्टा उल्टा हो जाना कुछ, ये तो हम लोग बायोमोलिक्यूल में भी देखे थे इन्वर्जन। एज अ रिजल्ट कन्फिग्रेशन इज इन्वर्टेड। कन्फिग्रेशन किसको बोलते हैं, 3D में। The configuration of carbon atom under attack inverts in much the same way as an umbrella is turned inside out when caught in a strong wind। ऐसा होता है ना कि हवा में बहुत तेज हवा, जो अम्ब्रेला है वो ऐसा होता है, थोड़ी देर बाद वो अम्ब्रेला कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है उल्टा ही, इतना तेज हवा चल रहा होता है तो। दिस प्रोसेस कॉल्ड inversion of configuration। In the transition state the carbon atom is simultaneously bonded to incoming nucleophile। ट्रांजिशन में तो हम लोग देखें इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी होगा, एंड इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बोला मतलब बीच का रास्ता, रास्ता तो होगा ही ना। इंटरमीडिएट क्या होता है कि कुछ बन गया है फिर उसमें कुछ अटैक होगा तब कुछ और चेंज होगा, इंटरमीडिएट नहीं बनता है इसमें, ट्रांजिशन स्टेट तो होगा ही। एंड द आउटगोइंग लिविंग ग्रुप, सच स्ट्रक्चर आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई बीकर में इसको अलग करके देख लिया कि ऐसा बनता है, पूरा ये आइसोलेट कर ही नहीं पाए हम लोग कभी, ऐसा लगता है यहाँ से यहाँ बस पहुंच गया है।
तो किसी ने बस एक्सप्लेन किया है, तो इन गोल्ड साहब ने एक्सप्लेन किया था इसको, है ना। Thus, in the transition state, carbon is symmetrically bonded to 5 atom. ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा देखा गया, कार्बन 5 एटम की तरह जुड़ा हुआ है 5 एटम के साथ, लेकिन ऐसा स्टेबल रह नहीं सकता है, तो फाइनली फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है जिसमें एक गायब हो जाता है, अपना सीएल गायब हो रहा था। कॉन्फ़िगरेशन की बातें थोड़ा समझाई गई है, 3D केमिस्ट्री। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स अराउंड कार्बन इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अराउंड कार्बन एटम। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि स्टीरियो आइसोमर या फिर ऑप्टिकल एक्टिव, एक वर्ड ले लेते हैं हम लोग पहले ही, बाद में जाके समझाएगा इसको। बट उसमें एक ही चीज ध्यान रखना है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तभी होता है या कॉन्फ़िगरेशन तुम तभी उसका देख रहे होते हैं जब कार्बन के साथ कितने डिफरेंट लोग हो, 4 डिफरेंट लोग हो, चारों डिफरेंट होना चाहिए, WXYZ। दो सेम भी हो गया तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये बात याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन और फ्यूजन देखने की कोशिश नहीं करेंगे। वो 3D में सब तरफ से एक ही तरह का चीज होता है ये। सीधा स्ट्रक्चर एम बी गिवन करो, तो 4 डिफरेंट बनाया, इसका मिरर इमेज बना दिया ये। ठीक है, तो दोनों अलग अलग टाइप के लोग हो गए। देयर टू स्ट्रक्चर ऑफ द सेम कंपाउंड, दे डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट। डिफरेंस है स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज टाइप का है। देखो, राइट वालों को उठा करके तुम यहाँ पे रखोगे ना, तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता। सुपर इम्पोज वर्ड भी यूज किया जाता है, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है यहाँ पे। मिरर इमेज तो है, मिरर इमेज तो किसी भी चीज का बना सकते हो, एक पत्थर यहाँ रख दो उसका भी मिरर, मिरर यहाँ रख दो और मिरर से इमेज बना दो, क्या जा रहा है। मिरर इमेज तो हर चीज का हो सकता है ना, लेकिन क्या सुपर इम्पोज हो पा रहा है एक दूसरे के ऊपर, नहीं हो पा रहा है। अगर तुम इसको उठा करके रखोगे राइट साइड के उसके ऊपर, तो बी आर तो मैच कर रहा है, लेकिन बाकी कुछ मैच नहीं करना, हिला नहीं सकते, रोटेट रोटेट नहीं कर सकते, उठा के बस रख देना है। ठीक है, तो सुपर इम्पोजेबल कब हो जाएगा, मान लो चारों सेम ग्रुप होता है, CH, ऐसा कुछ, इसका मिरर इमेज क्या सुपर इम्पोजेबल होगा, बिल्कुल होगा, सब तरफ ऐसी तो है। ये रहा मिरर इमेज, डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम दिस, यही होता है ना मिरर इमेज। मिरर से यहाँ का जो डिफरेंस है वही यहाँ का डिस्टेंस से बना दो सेम, ये मिरर इमेज ये रहा। ठीक है, तो इसको उठा करके इसमें रखेंगे तो क्या एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएगा, हो जाएगा। हाइड्रोजन में कोई डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकता कि H1 H2 H3 लिख के, नहीं, सुपर इम्पोज हो जाएगा। इसलिए बोले 4 डिफरेंट लोग होना चाहिए, तीन पे भी काम नहीं बनता है। स्ट्रक्चर इज a mirror image of structure B, which a configuration of carbon structure is mirror image of the configuration of carbon in structure B। क्लियर, होपफुली यहाँ तक क्लियर है कि मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आगे देखते हैं, सिंस दिस रिएक्शन रिक्वायर्स द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या था, इसे याद रखना है ताकि समझ में ज्यादा आता है। टू द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप, since this reaction requires the approach of the nucleophile to the carbon bearing the living group, कौन था कार्बन bearing the living कौन था, CX, the presence of bulky substituent or near the carbon atom have a dramatic inhibiting effect। तो बोलता है अगर बल्कि सब्स्टिट्यूएंट रहा, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट मतलब कार्बन के 4 वैलेंसी हो सकते हैं। ठीक, 4 वैलेंसी हो सकते हैं, यहाँ पे X है। अब यहाँ पे जो 3H है उसके जगह तुम कोई भारी भरकम लोगे, तो भारी भरकम क्या होता है, कार्बन का चेन होगा। अब कार्बन का चेन होगा तो मिनिमम 2 कार्बन होंगे, तो ये हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, इसको हम लोग बोलते हैं एक 1 डिग्री कार्बन। क्यों 1 डिग्री कार्बन, मतलब एक जो सेंट्रल कार्बन उसके साथ एक कार्बन अटैच है। अब ये 3 कार्बन का चेन है मान लेते हैं, है ना, स्ट्रेट हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक वैलेंसी एक्स ले गया, एक एच ले गया, तो ये सेंटर वाला जो कार्बन है जिसकी तलाश में, क्योंकि ये डेल्टा माइनस था तो ये डेल्टा प्लस था, इसी की तलाश में आया था ना OH, इसी की तलाश में आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला कार्बन जो है 2 कार्बन से घिरा हुआ है, इतना इतना, देखो अगर 2 कार्बन लगा तो उसका वैलेंसी तो पूरा होगा ना, अगर H से वैलेंसी पूरा तो इतना भारी भरकम लगा हुआ है, देखो। तो ऐसा नहीं लग रहा बहुत क्राउडिंग है इस कार्बन के पास। ठीक है, तो ये रहा 2 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन के पास तो और भी क्राउडिंग रहता है, तीनों तरफ कार्बन है मान लो, और वो तीनों कार्बन के पास अपना अपना एच है, 3 3 H, वो अपना वैलेंसी पूरा तो करेगा ही ना, 4 वैलेंसी। इसको 3 डिग्री बोल रहे हैं।
3 डिग्री क्यों बोले? ये जो कार्बन है जो एक्स के साथ लगा हुआ उसके साथ 3 कार्बन लगा हुआ, 3 कार्बन लगा हुआ है तो ये 3 डिग्री वाला आर एक्स हुआ, है ना। तो बोला जाता है 3 डिग्री वाला को सबसे ज्यादा दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि जो बाहर से OH आ रहा है उसको जगह ही नहीं मिल रहा जाने को, कहाँ से जाएगा? सब जगह भरा भारी भरकम लोग है, देख लो कहीं से नहीं जा पाएगा। ठीक है, यहाँ पे आना बहुत आसान होता है, यहाँ पे आना, ठीक है, थोड़ा आसान है। 3 डिग्री के रिस्पेक्ट में, 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, और फिर नॉर्मल वाले में। ठीक है, तो ये सबसे आसान आसान आसान। तो तुमसे कोई पूछा गया कि SN2 जो है सबसे इजिली किस में होता है, तो हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री में। सबसे सबसे दिक्कत किस में होता है? 3 डिग्री में। तो SN2 का रिएक्शन का रेट क्या होता है? सबसे पहले मिथाइल वाला नॉर्मल वाला CH3X, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। सिंस द रिएक्शन दिस इज दिस, हो गया। तो बोलता है बल्कि सब्स्टिट्यूएंट और नियर द कार्बन एटम और नियर द कार्बन एटम हैव अ ड्रामेटिक इनहिबिटिंग, इनहिबिटिंग मतलब रोकने वाला इफेक्ट। ये रिएक्शन होने ही नहीं देगा। वो चाहेगा, बोलेगा हमको जुड़ना है, सब्स्टिट्यूशन कराना है, वो बोलेगा नहीं नहीं जाओ वापस जाओ, बहुत भारी है, बहुत जगह कमी है हमारे पास। ऑफ द सिंपल अल्काइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड रिएक्ट मोस्ट रैपिडली। सिंपल वाले में बात करेंगे तो मिथाइल हैलाइड बहुत रैपिडली रिएक्ट करेगा SN2 रिएक्शन में, बिकॉज देयर ओनली 3 स्मॉल हाइड्रोजन, छोटे छोटा हाइड्रोजन है, बहुत जगह है, कहीं से भी आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ। OH को बोलेगा तुम कहीं से भी आ जाओ, कार्बन बुला रहा है। Because there are only 3 small hydrogen atoms, tertiary halides are the least reactive because bulky group hinder the approaching. Tertiary कौन सा होता है? 3 डिग्री। ठीक है, thus the order of reactivity followed is primary halide, secondary, and then tertiary halide. Clear? Primary, tertiary, तो प्राइमरी में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ठीक है, तो ये मिथाइल हो गया, फिर 1 डिग्री वाला हो गया इथाइल, क्योंकि इथाइल कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए, इसको आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं, और इसको टर्ड ब्यूटाइल बोल सकते हैं। टर्ड ब्यूटाइल, ये टर्ड ब्यूटाइल है ना, यहाँ से बॉन्डिंग होता है। SN2 समझ गए? तो SN2 में कुछ बातें समझ गए कि बल्कीनेस में बड़ा दिक्कत होता है। दूसरा बात है क्या समझ गई? कोई इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ट्रांजिशन स्टेट में दोनों न्यूक्लियोफाइल में जुड़ा होता है ना। ऐसे देखे तो हम लोग Cl भी जुड़ा था और OH भी जुड़ा था। इसको बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं क्योंकि दोनों न्यूक्लियोफाइल का एक जाता है, या फिर दोनों रिएक्टेंट का एक जाता है, ऐसा मान लो। ठीक है, दोनों रिएक्टेंट का इज्जत था, रिएक्टेंट नंबर 1 और 2 दोनों का इज्जत था, दोनों रिएक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और काइनेटिक्स में देखा गया कि कंसंट्रेशन दोनों का चेंज करते हैं तो फर्क पड़ता है। ठीक है, तो दोनों के कंसंट्रेशन चेंज से फर्क पड़ता है, इसलिए SN2 बोला गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर। SN1 reactions are generally carried out in polar, भारी भरकम वर्ड्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर कौन होता है? पोलर वो होता है कि ए बी पोलर कब कहलाता है? जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफी हो दोनों एटम का, तो एक डेल्टा प्लस और एक डेल्टा माइनस। क्या H2O पोलर होता है? हाँ, ठीक ठीक पोलर होता है H2O भी। क्या HF या HCl पोलर होता है? हाँ जी, ठीक ठीक पोलर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ठीक ठीक होता है। प्रोटिक, प्रोटिक वर्ड मतलब प्रोटॉन से आया, और दुनिया में प्रोटॉन किसको बोलते हैं? H प्लस को, है ना, इसमें प्लस चार्ज है तो H प्लस एक तरह का ये लोग। तो H प्लस, जो सॉल्वेंट में H प्लस खुद ही घूमते हुए दिख रहा है उसको प्रोटिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं। और पोलर प्रोटिक मतलब वो H प्लस आराम से निकल के डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस वाला सॉल्वेंट है। तो कौन कौन हो गया एग्जाम्पल? पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल में O के बगल में H होता है, तो अच्छा खासा डेल्टा माइनस, और यहाँ डेल्टा प्लस। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में भी देखे CH3COO Na, है ना, CH3COO Na। एसिटिक एसिड में भी ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस होता है। तो अब ये तो एसिटेट, सोडियम एसिटेट हो गया। एसिटिक एसिड अगर बोला जाए तो H होगा यहाँ, तो ये H प्लस निकल रहा है। हाँ, तो जो जो में H प्लस निकल सकता है वो प्रोटिक हो गया, प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट। H2O प्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर तो है ही ये सारे। रिएक्शन बिटवीन टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऊपर देखे टर्शरी ब्यूटाइल किसको बोलते हैं? 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला, ऐसे बना लो, ज्यादा समझ आएगा। एन हाइड्रोक्साइड आयन, इस बार फिर से हाइड्रोक्साइड आयन आया, है ना, लेकिन इस बार देखा गया दूसरे मैकेनिज्म से ये हो रहा है। ये थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल तो दूसरे मैकेनिज्म से हो रहा है, तो लोगों को पता कैसे चला कि दूसरा मैकेनिज्म हो रहा है? जरूर कोई प्रोडक्ट बना होगा, उसमें कुछ डिफरेंस रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। अगर प्रोडक्ट भी सेम बनता है तो किसी को क्या सपना आ रहा है कि SN1 SN2 दो तरह का मैकेनिज्म होता होगा, जब प्रोडक्ट प्रोडक्ट सब सेम है तो। और 3 डिग्री में भी हो जा रहा है ना, हमेशा सब्स्टिट्यूशन 3 डिग्री में भी हो जा रहा है, 1 डिग्री में भी हो जा रहा है, तो किसी को पता कैसे चला कि गड़बड़ है कुछ कुछ?
तो एक तो काइनेटिक्स आइडिया दिया, है ना। तो 3 डिग्री वाले रिएक्शन में दोनों का कंसंट्रेशन से उतना फर्क नहीं पड़ रहा था, एक के कंसंट्रेशन से पड़ रहा था, है ना। 3 डिग्री वाले रिएक्शन है, 1 डिग्री वाले रिएक्शन में दोनों से पड़ रहा था। तो समझ में आ गया कुछ और मैकेनिज्म होता है। The reaction between tert butyl bromide and hydroxide and yield tert butyl alcohol and follows the first order kinetics। देखा, काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया कि भैया कुछ तो अंदर चेंजेस है ना। तो 3 डिग्री वाले में देखा गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, मतलब सिर्फ एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से फर्क पड़ रहा था, और वो रिएक्टेंट कौन था? टर्ट ब्यूटाइल। मतलब OH माइनस कितना भी ले लो, कितना भी ले लो, है ना। कोई लिया 100 OH लेके आ गया, कोई 1000 लेके आ गया, कोई 1 लाख लेके आ गया, इस रिएक्शन के गति में, स्पीड में, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि जल्दी बन रहा था, पहले 2 घंटे में बना था इतना सारा, अब 1 घंटे में बन गया, ऐसा नहीं हुआ। OH को चेंज करने से ऐसा नहीं हुआ। इसको चेंज किए तो ऐसा होने लगा कि फास्ट बनने लगा, है ना। इसका 100 मॉलिक्यूल पहले 2 घंटे में बन रहा था, OH इसको डबल कर दिए Br को, तो अब 100 मॉलिक्यूल एक ही घंटा में बन गया, है ना। तो हम लोग समझ में आ गया गड़बड़ है। लेकिन क्यों गड़बड़ है? क्योंकि OH के चेंजेस से भी ये जल्दी बन जाता था। कब? जब 1 डिग्री में रिएक्शन हो रहा था। तो समझ में आने लगा लोगों को कुछ तो चेंजेस है। ठीक है, तो वन चेंज क्या बोला? काइनेटिक्स समझ गया, काइनेटिक्स पकड़ के लाया चेंज। बोला भाई साहब एक के कंसंट्रेशन से फर्क पड़ रहा है, दूसरे से पड़ा ही नहीं। इट ऑकर्स इन 2 स्टेप। फिर लोगों ने मैकेनिज्म समझाना शुरू किया, देखो अंदर कुछ कुछ अलग हो रहा होगा। In step 1, the polarized CBr bond undergoes slow cleavage to produce a कार्बोकटायन। हेवी वर्ड, कार्बन के ऊपर कटायन, कटायन मतलब प्लस चार्ज, तो बोलते हैं कार्बोकटायन हो गया। एंड ब्रोमाइड, तो बोलता है कि अभी तक क्या देखे थे, पीछे से कोई आके कार्बन को बोल रहा है कि भाई साहब तुम मेरे साथ बॉन्ड बना लो और Br के साथ तोड़ दो। अब ऐसा है कि Br वाला बॉन्ड पहले ही टूट चुका है, अब कार्बन के पास प्लस चार्ज आ गया, तो कार्बन ऐसे तलाश कर रहा है, कोई तो आ जाओ माइनस वाला, कोई तो आ जाओ माइनस वाला, तो OH माइनस आ गया, बोला हाँ हाँ हाँ, मैं रेडी। The carbocation thus formed is then attacked by nucleophile in step 2 to complete the substitution reaction। देख रहे हो? तो ऐसा नहीं रुक रुक के हुआ था, इंटरमीडिएट बना क्या इसमें? हाँ बना। क्या इसको हम लोग लैब में देख पाए होंगे? बिल्कुल देख पाए होंगे। क्या उस वाले में बना था? तो एक और चीज पता चल गया, लैब में देख पाए होंगे कुछ कुछ तो, है ना। उस वाले में तो लैब में देख ही नहीं पाए थे 1 डिग्री वाले रिएक्शन में। तो वो मैकेनिज्म फिर हम लोग बनाए थे SN2 मैकेनिज्म। स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल। स्लोएस्ट है, रिवर्सिबल भी है, इधर से इधर फ्लिप भी मार देता है बार बार। स्लोएस्ट है मतलब सबसे ज्यादा मेहनत यही लगा है, कार्बोकटाइन तो बन जाए भाई। और कार्बोकटाइन, देखो कार्बोकटाइन बनाना मुश्किल है, उसके बाद तो हो ही जाता है। दुनिया में कोई भी प्लस और माइनस चार्ज ना अकेले तो घूम ही नहीं पाता बेचारा। माइनस चार्ज खोज के ही तुरंत असेंबल हो जाएगा। देखो असेंबल होके तुरंत ये बन गया। यही बनाना मुश्किल है। अब ये बनाना मुश्किल है तो ये वो वाला बनेगा जो स्टेबल बन पाए थोड़ा। ऐसे तो कोई भी स्टेबल नहीं होगा, तीनों रिएक्ट होने को रेडी होगा। तो हम लोग फिर रिलेट किए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में, क्योंकि हम लोग को इक्विलिब्रियम तो समझ में आता है ना। राइट साइड इक्विलिब्रियम तभी जाएगा जब राइट साइड वाला थोड़ा स्टेबल तो हो, नहीं तो ये बार बार इससे Br माइनस से ही जुड़ करके वापस चल जाएगा। अरे भाई हम लोग को थोड़ा देर तो इसको रखना है कि OH माइनस का वेट तो करो थोड़ा। तो हम लोग सबसे स्टेबल वाला कार्बोकटाइन खोजे, तो हम लोग को पता है 3 डिग्री वाला सबसे स्टेबल होता है। कैसे पता चला था? है ना, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। हम लोग बोले थे CH3 कैसे वाले लोग होते हैं? डोनेटिंग वाले लोग होते हैं। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस का इंटेंसिटी कम करना है, नहीं तो फटाक से Br ही जुड़ जाएगा। तो कौन सा वाला प्लस का इंटेंसिटी कम कौन कर पाएगा? जो तीन तीन CH3 लगाओ जिसमें तीनों तरफ से वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो मतलब प्लस चार्ज को थोड़ा कम कर देगा। ऐसा मानो, ऐसा मान लो 10 प्लस था, 2 4 माइनस मिल गया, जस्ट एग्जाम्पल है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो 6 प्लस बचा। तो Br के साथ जुड़ने को रेडी नहीं है, बोला उतना इंटेंसिटी नहीं फील हो रहा मेरे को, OH माइनस आएगा तभी हम जुड़ेंगे। ठीक है, लेकिन 10 प्लस का 10 प्लस रह जाएगा तो तुरंत Br से वापस जुड़ जाएगा, तो वापस LHS में पहुंच जाएगा, तो तुम्हारा रिएक्शन आगे जाएगा ही नहीं। OH बोलेगा हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है प्लस चार्ज इस सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, दोनों अलग अलग हो जाता है, फिर OH आता है आराम से। तो फर्स्ट इज द स्लोवेस्ट स्टेप और रिवर्सिबल है, इसलिए फर्स्ट कराना बहुत जरूरी है। फर्स्ट हो जाए फिर तो आसान हो जाएगा। इसलिए देखा गया है कि 3 डिग्री वाला कर लेता है, 1 डिग्री वाला को दिक्कत होता है। तो यहाँ पे क्या आया था? यहाँ आएगा 3 2 1। कौन से में? SN1 में। SN1 में उल्टा है बेसिकली, जहां 1 नंबर दिख रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 वाले में एक्चुअली 3 वाला बहुत फास्ट करता है, क्योंकि कार्बोकटाइन बनाना है बहुत मुश्किल, और कार्बोकटाइन 3 डिग्री वाले में बहुत अच्छा बनेगा। It involves the CBr bond breaking for which the energy is obtained through solvation of halide। ये सब हेवी हेवी वर्ड है, solvation of halide। तो बोला है भाई एक था ना तुम्हारे पास घोल,
इस घोल में पता है क्या होता है? बोला तुम बॉन्ड तोड़ोगे कैसे ये CH बॉन्ड? तो बोला हम एक घोल लाएंगे H2O, है ना। इस घोल में H2O जो है ना, वो पूरा हैलाइड को सॉल्वेट कर देगा। सॉल्वेट मतलब घेर लेगा। अब जब ये सॉल्वेशन होता है ना, जिस दौरान सॉल्वेशन होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी निकलता है। बॉन्ड बनते समय एनर्जी निकलता है, तो ये जो घेरा ना चारों तरफ से, कौन, सॉल्वेंट, तो इसमें एनर्जी निकला। अब ये एनर्जी निकल करके ये बॉन्ड तोड़ने के काम आ जाएगा विद द प्रोटॉन और प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रोटॉन के साथ प्रोटिक क्यों, पोलर प्रोटिक क्यों चाहिए, तब समझ में आया। इसमें H प्लस होगा, ये H प्लस एक्स माइनस के साथ जाके कोई बॉन्ड बनाने का शुरू करेगा। अब बॉन्ड बनाना शुरू करेगा तो ये इधर बिजी हो गया और उससे एनर्जी भी खूब निकला, तो एक्स ऐसे भी सी को छोड़ देगा, बोलेगा मैं इधर बिजी हो गया H प्लस के साथ, है ना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा क्या, कि ये Br निकल गया, Br H के साथ थोड़ा बिजी है, या फिर H मदद किया, ऐसा बोलो, पोलर प्रोटिक का प्रोटॉन मदद किया इसको अकेले घूमने के लिए सॉल्वेंट में, और इसको बोला ठीक है तुम अब अकेले जाओ, तुम्हारा Br को हम लोग बिजी कर दिए। ठीक, for which the energy is obtained through solvation of halide ion with the proton or protic solvent. Since the rate of reaction depends upon the slowest step, the rate of reaction depends only on the concentration of alkyl halide. अब समझ में आया क्यों OH माइनस कितना भी बढ़ा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। OH माइनस 100 लो, 200 कर दो, 1000 कर दो, ये होगा ही नहीं, तो फिर OH क्या कर लेगा, 10, 100, 1000 कुछ भी कर दो, ये तो सेकंड स्टेप में काम आएगा ना। बोलेगा हमको दिख ही नहीं रहा प्लस चार्ज, यहाँ से यहाँ बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक्स में हम लोग देख रहे थे लैब में, जब जब OH माइनस बढ़ाते थे कोई फर्क ही नहीं पड़े, कोई फर्क ही नहीं पड़े। Since the rate of reaction depends on the slowest step, the rate of reaction depends only on the concentration of alkyl halide, not on the concentration of hydroxide ion. Further, the greater the stability of carbocation, तो ये सब तो हम लोग समझ गए, कार्बोकेटाइन इतना अच्छा बनेगा तो मजा आ जाएगा। Greater will be its ease of formation from alkyl halide and faster will be the rate of reaction. ठीक है, तो फास्ट बनता है किसमें, 3 डिग्री में, क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत अच्छा बनेगा इसका, है ना। तो कार्बोकेटाइन बहुत अच्छा बनेगा मतलब स्टेबल बनेगा, तो Br माइनस के बार बार जुड़ना नहीं चाहेगा, थोड़ा देर वेट करेगा, OH माइनस आएगा तब जाके जुड़ जाएगा। In case of alkyl halide, 3-degree alkyl halide undergo SN1 reaction very fast because of high stability of 3-degree carbocation. We can sum up the order of reactivity of alkyl halide towards SN1, SN2. तो पूरा समरी बना दिया क्या, जहां 1 दिखे वहां 3 डिग्री ज्यादा होता है। SN1 किस में ज्यादा हो जाता है, 3 डिग्री वाला alkyl halide में, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, एंड फिर ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ टर्शरी में देखो रेट बढ़ा, एरो क्या दिखाता है, इस तरफ रेट बढ़ा, लेकिन SN2 का एरो क्या दिखा रहा है, लेफ्ट टू राइट, मतलब इस तरफ रेट बढ़ा। SN2 को भीड़ भाड़ अच्छा नहीं लगता था ना, क्योंकि उसी समय टूटता नहीं है, उसी समय पीछे से आने की कोशिश करता है दूसरा। ठीक है, फॉर द सेम रीजन अलाइलिक एंड बेंजाइलिक, अलाइलिक और बेंजाइलिक वर्ड भी रट लेंगे। क्या होता है अलाइलिक, अलाइलिक क्या होता है, अलाइलिक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा है, इसको अलाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अलाइल क्लोराइड, क्योंकि एक्चुअली क्लोरीन जिस पे लगा हुआ है ना वो sp3 होता है, लेकिन उसके पड़ोस में sp2 होता है फिर। क्लियर, अब क्यों ये अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है भाई। ऐसा लग रहा है ये छोटा सा दिया है, छोड़ो ना, क्या करना है। तो यहाँ से क्या होता है, Cl टूटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब जैसे ही कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाता है ना, एक अच्छा सा रिजोनेंस होने लगता है। रिजोनेंस किसमें होता है, रिजोनेंस में हम लोग देखे हैं, नहीं देखे हैं तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। डबल सिंगल प्लस ऐसा सिस्टम दिखे, डबल सिंगल बॉन्ड और उसमें प्लस चार्ज, डबल सिंगल माइनस, इस पे भी रिजोनेंस बहुत अच्छा होता है। कुछ समझ नहीं आया तो बेंजीन याद कर लो, डबल सिंगल वन, बेंजीन, अल्कोहल, अल्कोहल चैप्टर में सोचे होगे ना, OH में क्या होता है, रिजोनेंस होता है। क्यों होता है, डबल सिंगल लोन पेयर। फिर बोला था अरे इससे भी तगड़ा रिजोनेंस होता है, पता है किसमें, फिनॉक्साइड आयन में, फिनॉक्साइड आयन में क्यों होता है, डबल सिंगल माइनस, है ना, डबल सिंगल, वैसे ही सी के ऊपर अगर प्लस चार्ज है, यहाँ पे कोई प्लस चार्ज आ जाए तो भी रिजोनेंस होता है, डबल सिंगल प्लस वाला। तो यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, डबल सिंगल प्लस। तो कार्बोकटाइन स्टेबल और हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डबल बॉन्ड मूव्स टुवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन मूव हो सकता है ना, कभी प्लस थोड़ी मूव हो सकता है दुनिया में, है ना। तो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, है ना। तो ये कार्बन बोला हम खुद 4 बन गए, अब तो ये भी बोला हम तो खुश पहले से थे, पहले लेफ्ट में डबल था राइट में हो गया, मुझे कोई अंतर नहीं हुआ। ये वाला बोला बेचारा पहले डबल बॉन्ड थे, अब हमको लग रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया है, तो हम हो जाते हैं प्लस। तो प्लस चार्ज कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 3 में छलांग मार रहा है बार बार, रेजोनेंस इसी को बोलते हैं। तो क्या एक जगह कंसंट्रेटेड रह गया Br से जुड़ने के लिए, नहीं, बोला हम वेट कर लेंगे OH का, हम एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं। ठीक है, तो बोला कि SN1 में देखा गया है अलाइलिक और बेंजाइलिक काफी रिएक्टिव होता है, ऐसा क्यों।
क्योंकि रेजोनेंस हो जाता है। कार्बोकटाइन काफी स्टेबल बनता है, दिख रहा है, यही रीजन यहाँ पे भी है, ये बनाओगे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, फिर इसका प्रोडक्ट भी मल्टीपल बनेगा, इसका प्रोडक्ट भी मल्टीपल। अब देखो यहाँ पे OH जुड़ गया, इसमें यहाँ पे OH जुड़ा, कोई अंतर आया क्या? नहीं, ये तो सेम चीज हुआ ना, दोनों का नाम सेम होता है, नोमेनक्लेचर से पता चलता है क्या अलग अलग लोग हैं, नोमेनक्लेचर सेम है ना दोनों का, दोनों को प्रोपेनॉल बोलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेंजीन रिंग में देखो प्लस यहाँ यहाँ भी आता है, तो यहाँ वाला भी Br वाला बनेगा, है ना, यहाँ वाला Br बनेगा, यहाँ वाला भी Br बनेगा, ऑर्थो पैरा वाला Br बनेगा, तो मल्टीपल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, बट उस पर अभी नहीं जाना है। पर गिवन अल्काइल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलाइड RX फॉलोज द सेम ऑर्डर फॉर बोथ मैकेनिज्म। तो बोला अल्काइल हैलाइड का टेंशन नहीं लेना है, किसी भी मैकेनिज्म से अंदर सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा, अल्काइल हैलाइड का तो अपना यही रहेगा रिएक्टिविटी ट्रेंड। तो RX में RI ही हमेशा करेगा सबसे ज्यादा। तो हम लोग बोले थे लिविंग ग्रुप, जब लिविंग ग्रुप पढ़ा था तभी बता दिए थे कि I बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो RI वाला हमेशा ज्यादा रिएक्शन जल्दी करता है। ठीक है, क्लियर, क्लियर। तो I जल्दी टूटता है ना, क्योंकि तो हमेशा ज्यादा होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड व्हिच विल गो SN2 रिएक्शन फास्टर। SN2 नाम से समझ में आ जाना चाहिए था कि 3 डिग्री, है ना, 2 डिग्री, 1 डिग्री फास्टर करेगा। एक और चीज, दो चीज ध्यान रखना है। दूसरा, क्योंकि ये कार्बोकटाइन काफी स्टेबल होता है 3 डिग्री, है ना, इसमें कार्बोकटाइन वगैरह बनता है SN2 में, बनता है क्या कार्बोकटाइन? नहीं बनता है। ठीक है, ये SN1 का, सॉरी SN2 पूछा है, ये SN1 का हुआ। तो SN1 में, SN1 का उल्टा SN2 होता है, तो SN1 में 3 2 1 होता है। SN2 में बात करें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। और SN1 में एक और चीज हम लोग को याद रखना है, क्या? बेंजाइल और अलाइल ग्रुप अगर दिखे तो वो क्या होता है, बहुत अच्छा कार्बोकटाइन को स्टेबल कर देता है। जैसे कार्बोकटाइन बना, उसके बगल में अगर बेंजीन लगा हुआ है ऐसे, ठीक, तो ये कार्बोकटाइन काफी स्टेबल हो जाएगा। तो ये SN1 काफी अच्छा दिखाएगा। लेकिन हम लोग को SN2 चाहिए इस क्वेश्चन में, तो अगले क्वेश्चन में काम आ जाएगा ये थ्योरी अपना। तो इस क्वेश्चन में SN2 चाहिए, तो हम लोग बस 1 डिग्री खोलो, ये Cl लगा हुआ है इस कार्बन से, है ना, तो ये कार्बन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, कैसे पता होगा? तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो दिस इज 1 डिग्री। ये Cl इस कार्बन से लगा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? देख सकते हैं हम लोग, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा हुआ? ये 2 डिग्री हुआ। हम लोगों को कौन खोजना है? SN2। तो SN2 हम लोग बोलेंगे सबसे ज्यादा कौन करेगा? 1 डिग्री वाला। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं CH2Cl आंसर दिया है, प्राइमरी हैलाइड है, देयरफॉर अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्ट है। लेकिन SN1 पूछता तो हम लोग 2 डिग्री को टिक कर देते। वैसे यहाँ पे ये दोनों, तो हम लोग को हेलो एल्केन्स में SN1 SN2 कुछ भी पूछे, हम लोग को पता है आयोडो वाला ज्यादा होगा। क्लियर, इसमें तो डाउट ही नहीं आना चाहिए। SN1 हो चाहे SN2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेलो एल्केन्स में आपस में कंपैरिजन है, अगर हेलो एल्केन्स का देख लो, सेम टाइप के लोग हैं, बस I और Cl अंतर कर दिया है। तो हम लोग I के साथ जाते हैं कि अच्छा लिविंग ग्रुप है। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 SN2। अब काम आएगा हमारा नॉलेज। 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, तो ब्रोमोब्यूटेन पहले 4 आइसोमेरिक हम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बना भी सकते हैं, मन किया तो सबसे पहले तो नॉर्मल वाला बना देना चाहिए। उसके बाद क्या बना देना चाहिए अपने को? उसके बाद हम लोग 2 डिग्री वाला बना सकते हैं, 2 डिग्री वाला ऐसे, है ना। उसके बाद क्या ये, मतलब 2 नंबर पे ब्रोमो, 2 डिग्री का 2 नंबर पे ब्रोमो, ये क्या हुआ? 1 नंबर पे ब्रोमो। और क्या बना सकते हैं? 3 नंबर पे ब्रोमो बना सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते यहाँ पे ब्रोमो? क्योंकि लेफ्ट से फिर नंबरिंग कर देंगे और फिर 2 नंबर पे ब्रोमो आ जाएगा। मतलब अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ब्रांच की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये ब्रांच अच्छा दिख रहा है ना, काफी अच्छा दिख रहा है। और कोई ब्रांचिंग का तरीका है क्या? एक और तरीका हमारे पास, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। एक और तरीका अपने पास, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, है ना। और 3 का ही बेसिकली इसका ही वैरायटी है, नंबर 2 का वैरायटी है थोड़ा सा। नंबर 2 में ब्रांच दिखाया है क्या हमने? नहीं दिखाया, नहीं, ये नंबर 2 का वैरायटी नहीं है, ये नंबर 3 का वैरायटी हुआ। तो ये ब्रांच ऐसे ही हुआ, स्ट्रक्चर स्केलेटन ऐसा ही हुआ। लेकिन अभी हम लोग बीच वाले कार्बन पे किए थे। अब देखो दो तरह का कार्बन है इसमें, टर्मिनल वाला, ये रहा टर्मिनल वाला, इसको CT लिख देते हैं एक बार के लिए, टर्मिनल टर्मिनल टर्मिनल। अब तीनों में कहीं भी Br लगाएंगे तो नाम नॉमेनक्लेचर एक ही आएगा, तो इस बार टर्मिनल वाले में लगा देंगे।
है ना, किसी भी तीरों में से लगा सकते हैं, और एक ब्रिज वाले में लगाए थे। तो ये 4 तरह के लोग हो गए। अब हम लोग को पता चल रहा है, मान लेते हैं हम लोग पहला टेक्निक हम लोग SN1 का खोजते हैं। तो SN1 मतलब नंबर 1 दिखा, मतलब सबसे पहले क्या खोजना है, सबसे फास्ट किसमें होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री में होगा। तो आग बंद करके देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है ये कैसा है, ये 1 डिग्री है, लेकिन इसके बगल में काफी बल्कि है। ये कार्बन जो है ये कैसा है, ये कार्बन कितने कार्बन से, 3 कार्बन से, ये 3 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आग बंद करके जीत कौन गया, ये वाला जीत गया, है ना। तो स्ट्रक्चर का नाम ले देते हैं, मान लो हम लोग 1 2 3 4। तो हमारे हिसाब से SN1 सबसे ज्यादा किसमें होगा, 3 नंबर में होगा। उसके बाद किसमें होगा, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि फिर ये वाला जो है ये कैसा है, ये कार्बन कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। तो क्लियर कट नंबर 2 जीत रहा है, लेकिन दो 1 डिग्री वाला है। कौन कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। इन दोनों में कौन जीतेगा, इन दोनों में कैसे जीतेगा। तो पड़ोसी को देखेंगे कौन कितना बल्कि है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग किसका पड़ोसी तुरंत ऐसा है, और वो भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अब ये 1 डिग्री का पड़ोसी कैसा डिग्री है, 1 2 2 डिग्री है। कौन जीता, 4 नंबर जीत गया। ठीक है, इसी का आंख बंद करके उल्टा कर देंगे, क्योंकि कुछ और होना नहीं है इसमें। देखो, अपने को क्या पता है कि और थोड़ा सा हम लोग को क्राइटेरिया अगर देखने का है, तो वो है बेंजाइल और अलाइल, 3 डिग्री 2 डिग्री के अलावा। लेकिन यहाँ बेंजाइल अलाइल बन ही नहीं सकता। बेंजाइल अलाइल के लिए या तो रिंग होना चाहिए, है ना, और रिंग के साथ ऑब्वियसली डबल बॉन्ड, या फिर अपना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलना चाहिए। इन दोनों को कुछ भी नहीं है इसमें, 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन बोला था। तो इसका बस उल्टा कर देना है। तो SN1 का ये ट्रेंड है, अगर SN1 का ये ट्रेंड है, तो SN2 का जस्ट उल्टा ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले 3 डिग्री वाला। ठीक है, फिर ये ब्रोमो। अच्छा, ये कन्वेंशन समझना है, ब्रैकेट मतलब पता है क्या होता है, ब्रैकेट मतलब होता है उसके जस्ट पहले वाला जो है ना कार्बन, उसका ये ब्रांच है एक तरह का। ठीक है, तो इस कार्बन का डिग्री कितना हुआ, 2 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से भी लगा हुआ है, इसमें ब्रोमो इससे लगा हुआ है, ये पड़ोसी वाले कार्बन से लगा हुआ है, लेकिन देखो CH3 होल्ड ट्वाइस लिखा हुआ है ना, मतलब ये इधर वाला का ब्रांच हो गया। ब्रैकेट मतलब एक तरह का वो ब्रांच है, अपने पड़ोसी वाले एटम का ब्रांच है। ठीक है, तो ये वाला अपना स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ऑल्दो ये 1 डिग्री है, लेकिन इसके पड़ोस में 2 डिग्री है, इसलिए ये जीत गया था। ये क्यों नहीं जीता, क्योंकि इसमें 1 डिग्री 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री, सब 1 1 डिग्री। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट, इसी का उल्टा कर देंगे तो अपना हो जाएगा SN2। ये देखो बस रिवर्स कर दिया, सेम सेम, ऊपर नीचे सेम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Of the two primary bromides, the carbocation intermediate derived from ethna is more stable than derived from ethna. हाँ, तो ये प्राइमरी वाला का रिलेट कर रहा है, बिकॉज ए ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इथना। ठीक है, तो ये ब्रांच वाला है तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, देयरफॉर इथना इज मोर रिएक्टिव देन इथना। इंडक्टिव में एक और चीज हम लोग पढ़े थे ना, कि 2 3 कार्बन के बाद इफेक्ट होना बंद हो जाता है। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो इसका डोनेटिंग इफेक्ट इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने में ज्यादा कुछ काम ही नहीं आएगा। लेकिन और जो 1 डिग्री वाला था, ये वाला था, इसमें इसके बगल में ये लगा हुआ है, और थर्ड नंबर कार्बन है ये दोनों, ये तीसरा कार्बन है, ये भी तीसरा नंबर कार्बन है, तो 3 कार्बन तक तो इफेक्ट रहता है ना। यहाँ पे क्या हो गया, 1 2, अगर इसको 1 नंबर बोले तो 1 2 3, और ये फोर्थ कार्बन तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। यहाँ 1 2 3 1 2 3, इसका इफेक्ट फिर भी होता है कुछ, इसका कुछ नहीं होता है। क्लियर, तो ये भी एक तरह समझने का तरीका है, और क्या। इतना इज अ सेकेंडरी ब्रोमाइड एंड इतना इज अ टर्शियरी, तो इसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। Hence the above order is followed in SN1 reaction. The reactivity of SN2 follows the reverse order as the steric hindrance around the electrophilic, steric hindrance समझ में आया, भीड़ भाड़, बल्कि this around the electrophilic carbon increases in dot order। ठीक है, तो SN2 को भीड़ भाड़ पसंद है क्या, नहीं, SN2 को क्या पसंद है, 1 डिग्री पसंद है। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है, इस बार बेंजाइल वाला अपना काम करेगा। ये अपना क्या है, बेंजाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, कुछ भी बोल लो। तो ये ऐसा हो गया, CH2 Br, है ना। तो क्या इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा तो रिजोनेंस होगा, होगा। इसमें होगा क्या, ये फिर से ब्रैकेट में, ये फिर से ब्रैकेट में, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनाना है, CH3CH5 को हम पीएच लिख देते हैं एक बार के लिए। ये ऐसा है, फिर से C6H5 है, तो ये अपना पीएच हो गया, और फिर Br हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो ब्रैकेट है ना, तो ये Br के साथ नहीं लगा हुआ, ये उसके पहले वाले कार्बन को देने की कोशिश करेंगे ब्रांच की तरफ। तो यहाँ देख सकते हैं दो दो तरफ से रिजोनेंस होगा इस कार्बोकेटाइन पे, तो ये तो जीत रहा है क्लियर कट। इसमें देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे,
इसमें क्या है, PHC एक ब्रांच CH3 वाला ही है और एक Br वाला है, तो भले ये 2 डिग्री कार्बन है, इधर से भी कार्बन इधर से कार्बन, ये भी 2 डिग्री था, है ना, 2 डिग्री था, लेकिन इस वाले में जो है एक CH3 तो रिजोनेंस नहीं होगा, तो इन दोनों 2 डिग्री में कौन जीतेगा, ये जीत जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, PH, CH3, ये तो क्लियर कट भी ना था, 3 डिग्री कार्बन है एकदम, और उसमें भी 2 pH वाला है, तो सबसे पहले ये जीतेगा, हम लोग नीचे देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो जीतेगा किस में बात कर रहे हैं, SN1, SN1 में हम लोग को 3 डिग्री चाहिए होता है ना। ठीक है, और SN1 में कार्बोकेटाइन भी मतलब ज्यादा अच्छा बने तो अच्छा मानते हैं हम लोग, दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन जीता, ये वाला जीता जिसमें 2 pH और ये वाला। ठीक है, तो हम लोग भी इसी को जिता रहे थे कि एक तरह से ये 3 डिग्री भी था, ये 3 डिग्री भी था, और साथ साथ इसमें 2 2 pH और एक CH3, है ना। फिर कौन जीत रहा है, फिर हम लोग देख सकते हैं 2 pH वाला जीत रहा है, दिख रहा है, 2 pH वाला, ये भी हम लोग को भी लग रहा था 2 pH जीतेगा। फिर 1 pH एक CH3 वाला जीतेगा। ठीक है, और फिर ये लास्ट में तो है ही, जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 pH। ठीक है, क्लियर। और इसी का उल्टा कर देंगे तो SN2 हो जाएगा, देख लो, SN2 में तो कुछ करता भी नहीं है। ठीक, तो चेंज हुआ है क्या ऑर्डर, कोई ऑर्डर चेंजेस नहीं, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, परफेक्ट, कोई एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन होता है कभी कभार, बट एनसीईआरटी में जनरली एक्सेप्शंस डील नहीं करते हैं। अब स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये लोग थोड़ा 3D का भी कमाल सिखाएगा, है ना। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक होता है इsomerism का, काफी बड़ा टॉपिक माना जाता है, बट ठीक है, हम लोग को केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट में पढ़ाया गया एनसीईआरटी में, हेलो एल्केन हेलो एल्केन्स में हम लोग को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, SN1 SN2, उसमें इन्वर्जन वगैरह सिखा रहा था ना, कि अम्ब्रेला की तरह पूरा इन्वर्ट हो जाता है ना, ऐसा मानो हवा का झोंका आ गया है। तो बेसिकली वो सब क्यों सिखा रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली उसको बताना था 3D का रोल होता है, और 3D में फर्क पड़ता है चीजों। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं stereochemical aspect of nucleophilic substitution reactions. In order to understand the stereochemical aspect of substitution reactions, we need to learn some basic stereochemical principles and notations. कुछ तो बेसिक समझना पड़ेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी वर्ड, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन, इन्वर्जन वर्ड हम लोग सुन चुके हैं पहले, है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग सुना चुके हैं कि अगर एक कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप रहेगा तो मान लेंगे ऑप्टिकल एक्टिव, है ना, हमारे लेवल पे वही चाहिए। कायरल वर्ड देखेंगे, रिटेंशन इन्वर्जन का उल्टा, अगर पूरा का पूरा चेंज हो गया है कॉन्फ़िगरेशन तो इन्वर्जन बोलेंगे, नहीं तो रिटेंशन बोलेंगे। कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऊपर देख चुके हैं क्या होता है, छाता वाला स्ट्रक्चर जो टेट्राहेड्रल का होता है, और रेसमाइजेशन एक्सेट्रा, है ना। तो रेसमाइजेशन हम लोग को मेनली देखना है, ये होता क्या है, हम लोग को कायरलिटी समझना है, ये क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव तो कुछ नहीं होता है, ऐसा मानो कि जैसे टिंडल में होता था ना, एक टॉर्च मारते थे, तो वैसे मानो कि एक स्पेशल तरह का लाइट होता है या टॉर्च होता है, जिससे एक लाइट निकलेगा। ठीक है, तो एक स्पेशल लाइट निकलेगा, ऐसा मान लेंगे बस। और वो स्पेशल लाइट को अगर तुम किसी सॉल्यूशन से पास करोगे ना, ऑब्वियसली सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, नहीं तो ये एक्सपेरिमेंट इस पे कर कहे रहे कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो वो सॉल्यूशन या तो इस लाइट को राइट टर्न करा देगा या तो लेफ्ट टर्न करा देगा। क्लियर क्या बोले, इस राइट टर्न करा देता है या तो लेफ्ट टर्न करा देता है, ऐसा होता है। दोनों नहीं होगा, अब इस दोनों कैसे हो जाएगा, लाइट या तो इस तरफ से आते हुए निकलेगा हम लोग को, अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारा आई है, तो हम लोग को या तो राइट होते हुए दिखा या तो लेफ्ट, है ना। तो इधर से ऑब्वियसली इधर से राइट और लेफ्ट समझ, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट और लेफ्ट एक रिलेटिव चीज होता है। तो ऐसा मानेंगे एक राइट हुआ है तो दूसरा लेफ्ट हुआ है, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे समझते हैं, बस ये वो है कि लैब में कैसे पता करते हैं ये लोग कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो पोलैरिटोमीटर लाइट मारेंगे, ये सीधा सीधी पास हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन लाइट कहीं टर्न कर दिया गया है तो मान लेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, ऐसा कभी होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव लोग थे अंदर, लेकिन लाइट सीधा सीधी निकल गया, बिल्कुल ऐसा भी होता है। तो एक्सेप्शन तो हर जगह होता है ना, इसी के बारे में भी पढ़े कि ऐसा कब होता है कि, तो ऐसा एक रीजन तब हो सकता है, दो तरह से सीधा जा सकता है ना, या तो ऑप्टिकली एक्टिव था ही नहीं अंदर वाला, ऑप्टिकली एक्टिव था ही नहीं, या दूसरा ऐसा मान लो कि मॉलिक्यूल नंबर 1 और मॉलिक्यूल नंबर 2 दो मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूल नंबर 1 लेफ्ट 45 डिग्री में घुमाता था, मॉलिक्यूल नंबर 2 जो है वो राइट 45 डिग्री घुमाता था, तो नेट इफेक्ट क्या दिखा, नेट इफेक्ट दिखा कि सीधा सीधा निकल गया, है ना। मॉलिक्यूल नंबर 1 और 2 इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए, मान लो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल 1 था, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल 2 था,
है ना। और दोनों का इम्पैक्ट एकदम सेम इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट में 45 डिग्री टर्न करता था और एक राइट में 45 डिग्री टर्न करता, दोनों मिल गया तो जीरो पे टर्न। तो ऑल्दो ऑप्टिकली एक्टिव था ये दोनों, लेकिन नेट इफेक्ट जीरो निकला पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज मतलब सीधा लाइट जो जाता है समान, प्रोड्यूस बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म, एक प्रिज्म से पास उस कराते हैं, है ना, इज रोटेटेड, मान लो तो पास उस होने के बाद ये रहा लाइट, तो ये लाइट जो है ना वो रोटेट हो जाता है। कैसे रोटेट हो जाता है? व्हेन इट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड, कोई कंपाउंड लेंगे, है ना, इसमें एक घोल है एक बीकर में, अब उससे पास करा है तो राइट रोटेट हो गया, राइट रोटेट हो जाता है, कभी कभी लेफ्ट रोटेट हो जाता है। सच कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव, तो अगर रोटेट करा दिया सिर्फ तो ऑप्टिकली कंपाउंड है एक्टिव। The angle by which the plane polarized light is rotated is measured by an instrument called वो सब तो एंगल उंगल तो नाप ही लेगा, होशियार तो होता ही है लोग, 45 है कि 30 है कि क्या है। तो पोलैरिमीटर एक इंस्ट्रूमेंट भी बना दिया जैसे टेम्परेचर नापने का थर्मोमीटर है। If the compound rotates the plane of polarized light to the right clockwise direction, it is called dextro। अब ये हेवी सा वर्ड है तो याद रखना पड़ेगा, ये बायोमोलिक्यूल में काम आता है, बायोमोलिक्यूल में काफी रेफरेंस है। और द डी फॉर्म, स्मॉल डी, इट इज नॉट कैपिटल डी, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल डी। वो हम लोग बायोमोलिक्यूल में समझाए हाउ स्मॉल डी एंड कैपिटल डी आर डिफरेंट, एंड इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग ए पॉजिटिव साइन। तो बोल रहा है कि स्मॉल डी लिखा होता है या पॉजिटिव, दोनों एक ही बात है, दोनों सिनोनिम। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए दोनों एक तरह का सिनोनिम है, डिक्सोरोटेटरी से डी आ गया स्मॉल डी, और या फिर प्लस साइन से भी डिनोट कर देते हैं क्योंकि राइट टर्न हो रहा है तो राइट को प्लस मान लेते हैं हम लोग बाय कन्वेंशन। बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन, है ना, तो प्लस 30 डिग्री लिखा हुआ है तो मान लेंगे हाँ डिक्सोरोटेटरी है, 30 डिग्री राइट में टर्न कर सकता है। If the light is rotated towards left anti-clockwise direction, the compound is said to be lever rotatory or L form, तो D form, और दूसरा क्या है L form। And negative sign is placed before the degree of rotation. Such plus and minus isomer of a compound are called optical isomers। ठीक है। तो ऑफ ए कंपाउंड आइसोमेरिज्म क्या होता था? एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन उसके कोई दो वैरायटी हो जाएंगे जो शायद कुछ ना कुछ अलग फिजिकल प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल बचपन वाला आइसोमर था, ब्यूटेन को ऐसे भी लिखते थे, ब्यूटेन को ब्रांच बना के भी दिखाए दिखाए ना, नंबर वन और नंबर टू, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? सेम था, C4H10। लेकिन ये दोनों को अलग मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि इनका जब प्रॉपर्टी चेक किए तो कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी तो खासकर अलग अलग निकला। केमिकल भी अलग निकल सकता है कई बार, फिजिकल तो अलग अलग निकला ही निकला। फिजिकल अलग क्या निकला था? बॉइलिंग पॉइंट, हम लोग को पता है ब्रांचिंग बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। वैसे ही ऑर्थो पैरामीटर, ऑर्थो पैरामीटर सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है तीनों का। ठीक है। तो आइसोमर हमेशा एक ही कंपाउंड का बनाया जाता है, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, उसी का डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होता है, उसको आइसोमर्स बोल देते हैं। एंड द फेनोमेनन इज टर्म्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऐसा एक से ज्यादा लोग अगर किसी कंपाउंड के जो लाइट को कभी राइट मोड़ देता है, कोई उसमें से कोई लेफ्ट मोड़ देता है, तो बोल देता है ऑप्टिकल आइसोमर। मॉलिक्यूलर असिमेट्री, अब पहचानेंगे कैसे? दूर से देख के पहचान जान लेते हैं क्या मॉलिक्यूल को? है ना, ऐसा कोई चीज क्यों पढ़ रहे हैं जो पेपर में पहचान ही नहीं पाए कुछ भी? तो ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट टर्न तो नहीं बता सकते, लेकिन ये तो बता सकेंगे कम से कम कि स्ट्रक्चर नंबर वन और टू आइसोमर है, नहीं तो पढ़ का है। तब जब फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट नाप नहीं सकते ना एग्जैक्ट, लेकिन ये तो बना सकते हैं कि ये थोड़ा कम बॉइलिंग पॉइंट वाला है, या फिर ये दोनों अलग अलग लोग हैं। The observation of Louis Pasteur that crystals of certain compound exist in the form of mirror image, crystals of certain compound exist in the form of mirror images, laid the foundation of modern stereochemistry। पास्चर साहब, नाम तो इसका सुना ही होगा। ही डेमोन्स्ट्रेट, तो मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्होंने शुरू किया, तो पूरा ब्रांच को स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं, और उसमें एक पर्टिकुलर तरह का आइसोमेरिज्म है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा हम लोग कौन सा पढ़ते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में? स्टीरियो मतलब 3D वाला केमिस्ट्री। 3D वाले में जनरली दो होता है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल क्या होता है? सिस ट्रांस, है ना, वो भी तो 3D में देखते थे ना ऐसे करके, कि यहाँ पे एक्स है फिर इधर है तो इसको ट्रांस बोलेंगे। दोनों तरफ कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर टू का एक्स अगर सेम साइड है तो इसको सिस बोल सकते हैं, है ना, तो इसको सिस बोल सकते हैं। He demonstrated that aqueous solution of both types of crystals showed optical rotation equal in molecule। aqueous solution of both types of crystal मतलब एक कंपाउंड का दो क्रिस्टल देखा एग्जिस्ट कर रहा था, फिर उसका ना वही पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में किया तो पता चला रोटेशन हो रहा है, और रोटेशन भी इक्वल मैग्नीट्यूड का हो रहा है, एक प्लस 45 एक माइनस 45।
है ना, और इक्वल कंसंट्रेशन लिया था, ये सॉल्यूशन में इक्वल कंसंट्रेशन लिया तो एकदम सेम 45 डिग्री प्लस और माइनस ऐसा मान लें, ऐसा हुआ था इसके साथ, लेकिन अपोजिट था, एक राइट और एक लेफ्ट। He believed that this difference in optical activity was associated with three-dimensional arrangement of atom. कहीं ना कहीं इसको विश्वास हो गया, ये तो भाई 2D में तो कुछ अंतर दिख ही नहीं रहा है ना, तो जरूर 3D में अंतर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2D में एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसे ही लिखा हुआ है तो ऐसे ही लिखा हुआ है, बट 3D में अंतर निकला, इसका दो वैरायटी पता चल रहा है, एक जो लाइट को राइट मोड़ता है, एक लेफ्ट मोड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन तो कहीं ना कहीं बोला कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब 3D कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। फिर वेंट हॉफ सब भी आ गए बीच में, वेंट हॉफ सब का नाम हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, सरफेस केमिस्ट्री में, वेंट हॉफ फैक्टर, है ना। एंड कोलाइडल प्रॉपर्टीज वगैरह जो नापते थे हम लोग, तो उसमें नापते थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, तो सॉल्यूशन चैप्टर में वेंट हॉफ सब थे हमारे पास, है ना। एंड फ्रेंच साइंटिस्ट इतना इन द सेम ईयर इंडिपेंडेंटली आर्ग्यूड दैट द, दोनों ने इंडिपेंडेंट काम किया, ऐसा बहुत बार साइंस में किया जाता है, दोनों को इंसेंटिव देते हैं, चलो ना लगभग सेम टाइम पे तुम लोग दोनों काम कर रहे थे, independently argued that the spatial arrangement of four group, जो इस कार्बन का चार वैलेंसी होता है, around the central carbon is tetrahedral, ये तो हम लोग को पता था चलो। and if all the subsequent attached to that carbon are different, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि x y z और w चारों अलग अलग अगर है, तो mirror image of the molecule is not superimposed, mirror image superimpose नहीं हो पाता है, ठीक है। सच ए कार्बन इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन, तो हम लोग भी शॉर्टकट बताए थे, पहले ही बता चुके हैं, एक कार्बन में चार डिफरेंट ग्रुप दिखा तो मान लेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो वैसे कार्बन को क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक कार्बन। और उस कार्बन को कैसा सेंटर भी बोल सकते हैं, स्टीरियो सेंटर, की 3D वाला कुछ तो आइसोमर बनाएगा ये। द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड लैक सिमेट्री एंड इज रिफर्ड टू एज असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। वैसे ये जो चार डिफरेंट वाला है ना, इसमें एक्सेप्शन भी है, बताए थे ना, कि हो सकता है स्टीरियो सेंटर था लेकिन +45 और -45 अंदर अंदर ही कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के अंदर भी कंपनसेशन हो सकता है, ठीक है, तो वो जेई वगैरह नीट में पढ़ते हैं हम लोग, मीसो कंपाउंड, तो चार डिफरेंट होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा जरूरी नहीं है, बट ठीक है एनसीईआरटी लेवल पे हमारा चल जाता है। The resulting molecule would lack symmetry and is referred to asymmetric molecule. The asymmetry of the molecule along with non-superability of mirror image is responsible for the optical activity in such organic compound. ठीक है, तो बोला दोनों कंडीशन होनी चाहिए, असिमेट्रिक कार्बन भी होना चाहिए और साथ साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो symmetry and asymmetry are also observed in many day-to-day objects. Sphere, तो स्फेयर क्या होता है, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो एकदम एक जैसा ही बनेगा। क्यूब भी सिमेट्रिकल है काफी। कोन, कोन का मिरर इमेज बनाएंगे तो वो भी सुपर इम्पोजेबल है। ऑल आर आइडेंटिकल टू देयर मिरर इमेजेस एंड कैन बी सुपर इम्पोज। However, many objects are non-superimposable on their mirror images. For example, your left hand, right hand looks similar, but if you put your left hand on your right hand by moving in the same plane, क्या होता है कि ऐसा मानना है कि पाम जो है, दोनों हाथ का जो हथेली वाला पार्ट है वो जमीन की तरफ फेसिंग है। अब एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखो, दोनों हाथ जमीन की तरफ फेसिंग होना चाहिए, पाम जो है ना, हथेली अपना जो होता है, तो क्या सुपर इम्पोज होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, तो डू नॉट कोइंसाइड। तो यहाँ पे फोटो बना के भी दिखाया हुआ है ना, तो कोइंसाइड नहीं करेगा, एक को उठाओ और दूसरे पे ऐसे एज इट इज बिना रोटेट करके ऐसे रख के देखो, क्या सुपर इम्पोज होगा, नहीं। पहला का लेफ्ट वाला का अंगूठा राइट में है और राइट वाला का अंगूठा लेफ्ट में है, तो उसका अंगूठा इधर आ जाएगा, तो सुपर इम्पोज तो होने से रहा, ठीक। For example, your left and right hand look similar, but if you put this is this, the object which are non-superimposable on their mirror image तो दुनिया में सबका बनता है, लेकिन अगर सुपरइम्पोज्ड है तो अलग बात है, नॉन सुपरइम्पोज्ड है तो उसको एक स्पेशल नाम देंगे, जैसे कि पेयर ऑफ हैंड्स, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, ऐसा जो जैसे आइसोमर्स होते थे, लेकिन उस पूरे फिनोमेनन को क्या बोलते थे, आइसोमेरिज्म, वैसे ऐसे वाले लोग को कायरल बोलते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कायरलिटी। Chiral molecules are optically active, while the objects which are superimposable on their mirror images are called achiral, ठीक है। तो chiral molecules कैसा होता है, एक तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है,
while the objects which are superimposable on their mirror image, जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाते हैं उनको बोलते हैं एकायरल। तो यहाँ नॉन कायरल भी लिखा हुआ है, इसका हम लोग का टेक्निकल नाम क्या है, एकायरल भी इनको बोल सकते हैं। These molecules are optically inactive, तो ये लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। The above test of molecular chirality can be applied to organic molecule, तो बोलता है ये पूरा थ्योरी जो है ना ऑर्गेनिक में लगा सकते हैं। By constructing models and its mirror images or by drawing three dimensional structure, मॉडल वॉडल बना के देख सकते हैं, मिरर इमेज फोटो बना बना के, या थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना के, और अटेम्प्टिंग टू सुपर इम्पोज इन देयर माइंड्स, है ना, अपने माइंड माइंड में कोशिश करो, मेंटल गेम खेलो। देयर आर अदर एड्स, थोड़ा मदद करने के लिए कुछ कुछ तो बनाया ही होगा दुनिया ने कि समझे कैसे और बेटर, that can assist us in recognizing chiral molecules. One such aid is the presence of a single asymmetric carbon. एक एक asymmetric carbon, है ना, जनरली ऑड नंबर ऑफ asymmetric carbon है तो ऑलमोस्ट 100% तुम श्योर हो सकते हो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, तो बोला कायरल मॉलिक्यूल ओवरऑल जानने के लिए, एक तो असिमेट्रिक कार्बन आइटम कौन होते थे, इसमें चार डिफरेंट लोग जुड़े हुए हैं, उस कार्बन में चार डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, है ना, ये रहा कार्बन सेंटर में टेट्राहेड्रल 2b स्ट्रक्चर, एक OH, दूसरा H, दोनों अलग अलग चीजें है, तीसरा CH3, चौथा CH3। तो ये कायरल होना चाहिए था क्या, एसिमेट्रिक कार्बन है क्या ये, नहीं है। ठीक है, लेट अस कंसीडर टू सिंपल मॉलिक्यूल, प्रोपेन टू ऑल एंड ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, तो अपना ये तीन कार्बन वाला है तो प्रोपेन टू ऑल है, तो प्रोपेन टू ऑल का मिरर इमेज बना के दिखाया। ठीक है, ये मिरर इमेज बना दिया, बोलता है इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो, है ना, बोला देखो एकदम सेम हो जाता है, हो गया ना। तो बोला 180 डिग्री से रोटेट करने से बी को सी ऑप्टेन हो जाता है, तो मतलब सी सुपर इम्पोजेबल ऑन ए। ठीक है, ये वन ऑफ द तरीका देखने का, बट सबसे साधारण तरीका तो ये है कि गिन लो चारों डिफरेंट है कि नहीं है, उस कार्बन पे डिफरेंट नहीं है तो वो कायरल नहीं होगा। एज यू कैन सी, तो वन कार्बन आइटम के लिए तो बहुत क्लियर है, 100% ये काम कर जाता है कि चारों डिफरेंट है कि नहीं है। एज यू कैन सी वेरी क्लियरली, प्रोपेन टू ऑल डज नॉट कंटेन एन असिमेट्रिक कार्बन, as all the four group attached to the tetrahedral carbon are not different, we rotate the mirror image B of the molecule by 180 degree and try to overlap the structure C with the structure A. These structure completely overlap हो जाता है। तो एक तरीका बताया है कि ऐसे चेक भी कर सकते हैं सुपर इम्पोज। तो सुपर इम्पोजेबल जनरली चेक करने के लिए वन ऑफ द एग्जाम्पल, ऐसा काफी एग्जाम्पल करना पड़ेगा तब इस पे क्लैरिटी आता है। एनसीईआरटी लेवल पे हम लोग चार डिफरेंट ग्रुप बस देखेंगे, उससे हमारा काम बन जाएगा। Thus propane to all is an achiral molecule. तो प्रोपेन टू ऑल कैसा निकला, अकायरल निकला, क्यों, क्योंकि चार डिफरेंट ग्रुप था भी नहीं ऐसे भी, और टेक्निकल टर्म से तुम बोल सकते हो उनका मिरर इमेज जो होता है वो सुपर इम्पोजेबल होता है। ठीक है, वैसे आप ब्यूट वाला बनाए, अब इसमें गिनते हैं चार डिफरेंट है क्या, ये रहा सेंटर कार्बन ब्यूट वाला का, है ना, एक OH, दूसरा डिफरेंट निकला H, तीसरा अलग ही निकला इथाइल ग्रुप है, R यहाँ पे इथाइल है, एक चौथा ये भी R टाइप दिख रहा है, ये कौन है, मिथाइल है। चारों डिफरेंट है क्या, है। सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए क्या, हमारे हिसाब से तो सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसे पहले मिरर इमेज बना लिया, फिर बोला 180 डिग्री घुमा के भी देख लो, तो घुमा दिया, है ना, 180 डिग्री घुमाया तो भी पता चल रहा है कि सुपर इम्पोजेबल नहीं है ना। तो ये देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, इतना आसान नहीं है 180 डिग्री घुमा के स्ट्रक्चर बनाना, इसका कोई तरीका एनसीईआरटी बताया नहीं कि ऐसा कैसे बनाते हैं, सीएस नीचे कैसे हो गया 180 डिग्री जब घुमाया तो, है ना। तो 180 डिग्री घुमाने का एक तरीका क्या होता है कि पीछे वाला आगे चल जाएगा, आगे वाला पीछे चल जाएगा, तो सीएससी जो पहले क्या था, हाँ, पहले क्या था, डैश लाइन पे था, तो अब कहाँ आ गया, वेज वाले पे आ गया, सॉलिड वेज पे। ठीक है, C2H5 पहले आगे था तो पीछे चल गया। अब OH और H जो है पहले भी प्लेन में था अभी प्लेन में रहेगा, लेकिन रिलेटिव पोजीशन कैसे होगा, OH इधर आ गया और H इधर चल गया। ठीक है, तो थोड़ा ट्रिकी है ऐसे, मतलब अ, ये तरीका नहीं होना चाहिए सर पढ़ने का, पूरे टाइम इस पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बट ठीक है, एनसीईआरटी लेवल पे अगेन से बोर्ड लेवल एनसीईआरटी लेवल फोर डिफरेंट वुड वर्क फॉर अस। Butane to all has four different groups attached to the tetrahedral carbon and as expected is chiral. Some common example of chiral molecules such as 2-chlorobutane, 2,3-dioxypropanol, तो इसको बना के देख सकते हैं। 2-chlorobutane, क्या ये चार डिफरेंट लोग हैं इसमें, देखते हैं अभी बना के। 2-chlorobutane को बना के देख लेते हैं, है ना। ये रहा क्लोरीन, तो जिसमें क्लोरीन लगा हुआ है उसी को उम्मीद है। अब देखो यहाँ पे H लगा हुआ है, दो एक से भी ज्यादा सेम लोग हो गए तो असिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा, तो ये वाला तो असिमेट्रिक रहने से रहा। फिर इसमें भी दिख रहा है दो H तो है ही, तो ये भी असिमेट्रिक नहीं हो सकता।
वैसे ये वाला टर्मिनल भी असिमेट्रिक तो होने से रहा, 4 में से 3 तो एच ही है। ये बीच वाला को देखते हैं, एक क्लोरो, लेफ्ट साइड ये पूरा पूरा देखो, ये लेफ्ट साइड पूरा पूरा क्या है, ये पूरा पूरा अपना इथाइल है, लेफ्ट साइड, है ना। इसका वैलेंसी नंबर 1 क्या है, क्लोरो, इसको 1 बोल देते हैं। वैलेंसी नंबर 2 क्या है, इथाइल, इसको 2 बोल सकते हैं। वैलेंसी नंबर 3 क्या है, ये इधर मिथाइल, वैलेंसी नंबर 3 इज मिथाइल से पूरा हुआ है। 4 क्या रहा होगा, 4, हाँ कुछ नहीं समझ में आता है तो हाइड्रोजन रहा होगा। ठीक है, तो 4 डिफरेंट लोग है क्या, हाँ चारों डिफरेंट लोग है। ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। तो ये कायरल होना चाहिए था, होना चाहिए था, तो यही तो एग्जाम्पल दिया है। वैसे ही इसका भी बना के देख सकते हैं, ये भी कायरल है ये बोल रहा है तो होगा ही ऑब्वियसली, 4 डिफरेंट होगा। यहाँ तो क्लियर पता चल रहा है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक आयोडीन, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन, 4 डिफरेंट लोग हैं, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल काम कर जाएंगे अपने, इनके पास स्टीरियो सेंटर भी और ये कायरल मॉलिक्यूल भी है। The stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images are called enantiomers. तो बोला हर का 2 लोग बन रहा था ना, एक लेफ्ट साइड वाला मिरर के और एक राइट साइड वाला, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, तो उसके 2 आइसोमर्स कौन हुए, एक मिरर के लेफ्ट वाला और एक मिरर के राइट वाला। इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे नॉर्मल आइसोमर्स बोलते थे, यहाँ पे एक नया फैंसी नाम है, क्या नाम है, इनैंशियोमर्स। फॉर एग्जाम्पल फिगर 10.5 में ए एंड बी को इनैंशियोमर बोला, फिगर 10.6 में डी और ई को इनैंशियोमर बोला। देखो है मिरर इमेज वाला लो। ठीक है, तो मिरर इमेज कैसा होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव के लिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो यहाँ बोल रखा है ना, द स्टीरियो आइसोमर्स, ये स्टीरियो आइसोमर्स मतलब 3D वाला, रिलेटेड टू ईच अदर, है ना, जो रिलेटेड था, एज नॉन सुपर इम्पोजेबल वाला अगर है तो इनैंशियोमर बोल देंगे। ठीक है, तो फाइनली फिर पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में एक पे लाइट पास करेंगे, इन पे एक राइट कर देगा लाइट को और एक लेफ्ट कर देगा, कौन क्या करेगा ये नहीं पता, लेफ्ट और राइट तो रिलेटिव चीज है ना, तुम्हारा राइट मेरा लेफ्ट हो सकता है, बस ऐसा बोला जाता है, एक राइट कर देगा और एक लेफ्ट कर देगा, कौन सा राइट करेगा लेफ्ट करेगा इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको प्लस या डी भी बोल सकते हैं किसी को, तो दूसरे वाले को क्या बोल देंगे, माइनस, है ना, और लीवर रोटेटरी का या तो एल। इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, इनैंशियोमर से ये दोनों। इनैंशियोमर से पोजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी नेमली मेल्टिंग, देखो तो सारा फिजिकल प्रॉपर्टी सेम निकला, तो बोला यार आइसोमर का कोई फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग होगा, तो बोला नहीं नहीं ये सारा सेम निकला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नाप लिए, मेल्टिंग पॉइंट भी नाप लिया, बॉइलिंग पॉइंट भी नाप लिया, जितना पॉपुलर फिजिकल प्रॉपर्टी था सब सेम निकलता था इन लोग का। तो किसी को समझ ही नहीं आते ये कैसा आइसोमर है भाई, ये कहाँ अलग हो रहा है। तो एक ही चीज में ये डिफरेंस निकाल पाया क्या, द ओनली डिफर विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, if one of the enantiomer is dextro right turn वाला, तो दूसरा वाला क्या होगा, लीवो। कौन राइट और कौन लेफ्ट ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये टॉर्च लाइट मार के देख लेंगे, उसमें भी मेरा राइट और तुम्हारा राइट अलग अलग हो सकता है, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। However, the sign of optical rotation is not necessarily related to absolute configuration. Absolute configuration मतलब कि कॉपी में बना दिया और बोल दिए कि नहीं ये राइट टर्न करता है, गलत। कॉपी में देख के तो बता ही नहीं सकते हैं। राइट और लाइट और लेफ्ट तो ऐसे भी वो होता है, रिलेटिव होता है। तो बोला कि ऐसा कोशिश ना करना कि देखे एक स्ट्रक्चर बोल दिया अरे ये तो लग रहा है मेरे को डेक्स्ट्रो है, कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरे को लीवो लग रहा है, बिल्कुल गलत, ये कोई अप्रोच ही नहीं है। बस मॉलिक्यूल देख के हम बता सकते हैं हम लोग कि ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, इसमें स्टीरियो सेंटर है, ये कायरलिटी शो करता है, इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। ठीक है, a mixture containing two enantiomer in equal, अब देखो यही बोले थे एक बार कि स्ट्रेट जाने का ना 2 रास्ता होता है, या तो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं था गोल, उससे पास हो गया स्ट्रेट निकल गया, दूसरा एक और तरीका हो सकता है ऑप्टिकली एक्टिव वाले 2 लोग थे सेम क्वांटिटी में और सेम एक्सटेंट पे रोटेट करते, एक ने राइट रोटेट करा दिया एक ने लेफ्ट करा दिया, तो भी नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, स्ट्रेट निकल लेगा लाइट। तो देखो अब बता रहा है ऐसा वाला कंडीशन को क्या बोलते हैं, ए मिक्सचर कंटेनिंग टू एनांशियोमर, एनांशियोमर्स मतलब ही होता है ऑप्टिकल एक्टिव लोग, इन इक्वल प्रोपोर्शन विल बी जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब स्ट्रेट निकल गया 0 डिग्री पे ही चल गया, as the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation due to other isomer. Such a mixture is known as racemic mixture और racemic modification. तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है ना, जो रेसिस्ट नहीं है, रेसिस्ट नहीं है मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक उतना ही राइट मोड़ा एक उतना ही लेफ्ट मोड़ा, मिला जुला के लाइट कहाँ जा रहा है, सीधा सीधी निकल लिया। ठीक, एरेस्मिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्सिंग डीएल, या तो ऐसे लिख दो पूरे मॉलिक्यूल या सॉल्यूशन के लिए डीएल, या फिर प्लस माइनस कि भैया दोनों है इसमें, बिफोर द नेम, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस ब्यूटेन 2 और मतलब इसमें दोनों वाला है, राइट वाला टर्म वाला भी है आइसोमर और
उसका सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाला भी लेफ्ट वाला भी है जो लेफ्ट टर्न कर देता था लाइट को। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनैंशियोमर इनटू रेसमिक मिक्सचर, तो इनैंशियोमर दिया हुआ उसको रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर देंगे, तो उस प्रोसेस को रेसनाइजेशन बोलेंगे। तो रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कैसे कर देंगे? तुम्हारे पास एक राइट टर्न वाला आइसोमर पड़ा हुआ था और एक लेफ्ट वाला पड़ा हुआ था, दोनों सेम डिग्री में करता था, दोनों का एक एक मोल लिया, मिला दिए, फाइनली अब लाइट कहाँ निकलता है? स्टेट निकल जाता है। ठीक है, तो वैसे प्रोसेस जिसमें एनांशियोमर को रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर देंगे उसको बोल देंगे रेसनाइजेशन। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, ना राइट टर्न करेगा ना लेफ्ट, पूरा मिला जुला के इक्वालिटी है। इक्वालिटी मतलब सीधा सीधी निकलेगा। ठीक है, तो 10.8 दिया है, आइडेंटिफाई कायरल कायरल मॉलिक्यूल। हम लोग कुछ नहीं देखना है, एक एक ही कार्बन है ना, एक ही कौन सा वाला कार्बन है? असिमेट्रिक कार्बन है। तो आंख बंद करके चारों डिफरेंट ग्रुप दिख गया तो ऑप्टिकली एक्टिव बोल देंगे। ठीक, गिनेंगे और बोल देंगे। तो आइडेंटिफाई आयरन इतना इतना नेचर ऑफ द पेयर ऑफ द कंपाउंड, तो देख लेंगे चारों डिफरेंट है, तो जैसे फर्स्ट में चारों डिफरेंट है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। ठीक है, सेकंड में है क्या? इसमें है क्या? नहीं है। ठीक है, थर्ड में, अच्छा क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन में दो लोग है, तो लेफ्ट वाला में चार डिफरेंट लोग है, राइट वाले में नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू में भी दो पार्ट है, लेफ्ट वाला में जो दिख रहा है अपने को चार डिफरेंट लोग है क्या? है, बिल्कुल है। कैसे? एच नंबर वन, इस कार्बन में, कार्बन नंबर वन में देखते हैं, एच नंबर वन, ओ एच नंबर टू, सी एस थ्री नंबर थ्री, और यहाँ से यहाँ तक नंबर फोर। ठीक है, इसमें और कोई कायरल सेंटर है क्या? नहीं है। क्यों? इस ब्रिज वाले कार्बन पे दो एच है, इस ब्रिज वाले कार्बन पे भी दो एच है, और टर्मिनल वाला कार्बन तो ऐसे भी नहीं हो सकता, तीन एच लेके बैठा हुआ है, चार डिफरेंट ग्रुप चाहिए बाबा। ठीक है, तो और कोई कायरल सेंटर इसके अंदर नहीं है, एक ही कायरल सेंटर, तो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा ये, और कायरल मॉलिक्यूल भी होगा। ठीक है, वैसे राइट वाले में देखेंगे, राइट वाले में टर्मिनल कार्बन पे नहीं, ये कायरल नहीं हो सकता, ये वाला कार्बन पे नहीं, कोई ब्रांच नहीं है तो दो एच रहा होगा, नहीं हो सकता। इस वाले पे थर्ड नंबर पे एक ओ एच, एक इथाइल, एक एच, और एक इधर भी इथाइल, है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग है, इसमें राइट में भी इथाइल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दो कार्बन वाला ब्रांच, यहाँ पे भी दो कार्बन वाला ब्रांच, तो ये नंबर वन और नंबर टू वाला ब्रांच दोनों इथाइल है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं, तो हाँ फर्स्ट वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, सेकंड में, है ना, सेकंड वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, थर्ड में भी ऐसा ही है। ये जो सी है इसमें एक एच है, एक इस तरफ इथाइल है, दो कार्बन वाला ब्रांच, इसके लेफ्ट में एक कार्बन वाला, और इधर ब्रोमीन, तो चारों अलग हो गया। इसमें इस कार्बन पे दो एच लगा हुआ है, एक ऊपर एक नीचे, ये H2 लिखा हुआ है ना, मतलब दो एच लगा हुआ है, तो ये दोनों तो सेम हो गया ना। अब दो सेम लोग लगे हुए तो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव वो कार्बन कैसे हो पाएगा, है ना। और किसी को चेक क्यों नहीं किया, और सब में तो देख के पता चल रहा है, दो दो एच वाला है, दो एच वाला है, तीन एच वाला है, चारों डिफरेंट ग्रुप चाहिए अपने को तो। ठीक है, जहां तक होपफुली कोई दिक्कत नहीं है। अब चले आगे रिटेंशन वाले कॉन्सेप्ट पे। तो रिटेंशन क्या होता है ना, इन्वर्जन का उल्टा होता है, और क्या, नाम से पता चल रहा है थोड़ा मोड़ा। Retention of configuration is the preservation of the spatial arrangement of bonds to an asymmetric center during a chemical reaction। तो बोलता है अल्टीमेटली पढ़ा क्यों रहा था इतना कुछ? अभी तो हम लोग को केमिकल रिएक्शन ही तो पढ़ा रहा था हाइड्रोकेन्स का, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें इतना बड़ा हम लोग को कहानी सिखा रहा है स्टीरियोआइसोमर का। तो बोलता है ना, एक केमिकल रिएक्शन के पहले अगर कोई लाइट को, पोलैरिमीटर लाइट को लेफ्ट टर्न कराता था, रिएक्शन के बाद भी जो कायरल सेंटर बना है, कायरल सेंटर बना है, सिमेट्रिक कार्बन जो है, वो लाइट को लेफ्ट ही टर्न करता है, तो शायद कोई चेंज नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। ठीक है, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। तो देखो क्या बोलता है ये लोग, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स ऑन एसिमेट्रिक सेंटर, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर इन जनरल इफ ड्यूरिंग ए रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, स्टीरियो सेंटर वाला कोई बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं हुआ है तो समझ जाना है कि एकदम रिटेंशन ही है। द प्रोडक्ट विल हैव द सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप्स अराउंड द स्टीरियो सेंटर एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये था स्टीरियो सेंटर, लेकिन OH लगा हुआ है इस वाले कार्बन पे, ये स्टीरियो सेंटर थोड़ी है, स्टीरियो सेंटर तो ये वाला है। ठीक है, ये वाला स्टीरियो सेंटर है। अब OH लगा हुआ है इस कार्बन से, है ना। अब नया बॉन्ड जो बना है वो भी इस कार्बन पे बना है, तो क्या इस सेंटर में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन के बाद रिटेंशन ही है, कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ा। Such a reaction is said to proceed with retention of the configuration. Consider as an example the reaction that takes place when इतना मिथाइल ब्यूटेन वन, और तो माइनस वाला क्या देख के बता सकते हैं? नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंट से ये लोग निकाल के बता रहा है। इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ऐसा होता है कि रिटेंशन हो जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, तो क्या इंपॉर्टेंट है भाई, दैट कॉन्फ़िगरेशन एट ए सॉरी
configuration at a symmetric center in the reactant and product is same. symmetric center कौन है? अरे जहाँ OH लगा हुआ है। क्या ये asymmetric center था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें दो H है। दो H मतलब चारों डिफरेंट ग्रुप तो हुआ ही नहीं। तो ये तो asymmetric center तो नहीं है, ये symmetric center ही है ना? asymmetric center नहीं है। In the reactant and product same, but the sign of optical rotation has changed in the product. Interesting बात क्या है कि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था और यहाँ पे प्लस हो गया है. This is so because two different compounds with same configuration at asymmetric center may have different optical rotation. तो बोला कि स्पेशल अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसका रोटेशन करने का तरीका जो है वो तो चेंज हो ही सकता है. इससे हम लोग के 2D में जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है. ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि लाइट को राइट टर्न करने लगता है. वन में भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी while अदर में भी लिवर रोटेटरी. तो क्या रिटेंशन वाला क्या देख के बता सकते हैं स्ट्रक्चर? तो बिल्कुल हाँ, देख के बता सकते हैं. क्या प्लस माइनस देख के बता सकते हैं? नहीं. वो कैसे पता चलता है? वो हम लोग को पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलता है. ठीक. तो रिटेंशन के बावजूद एक प्लस माइनस वाला था तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है? प्लस वाला. तो क्या रिटेंशन का कॉन्सेप्ट को स्टीरियो वाला लिवो और डेक्स्ट्रो से कोई मतलब है? नहीं मतलब है. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. Inversion, retention and resmization. There are three outcomes for a reaction at a asymmetric carbon. Asymmetric carbon पे हो सकता है रिएक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आउटकम तीन तरह का हो सकता है उस asymmetric कार्बन के लिए. ठीक है. When a bond directly linked to asymmetric carbon atom is broken. तो बोला कि अगर asymmetric कार्बन वाला ही बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो तीन रिजल्ट हम लोग का पॉसिबल है. ठीक है, देखते हैं कौन सा तीन रिजल्ट बोल रहा है. तो इन्वर्जन, रिटेंशन, रेस्माइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट है अभी देखते हैं फटाफट. तो if A is the only compound obtained, the process is called retention. ठीक है. A is the only compound, retention. सेम इस तरफ था छाता, अभी भी राइट साइड झुका हुआ है छाता. If B is the only compound obtained, the process is called inversion. छाता पहले राइट साइड था, अब लेफ्ट साइड झुक गया है. Configuration has been inverted in B, है ना? तो B को इन्वर्टेड वाला बोलते हैं और A को रिटेंशन वाला बोलते हैं. हम लोग देखे थे SN2 में, SN2 में कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज हो गया था क्योंकि साइमल्टेनियसली आता था. कौन आता था साइमल्टेनियसली? हम लोग देखे थे यहाँ पे RX था ऐसे करके, यहाँ से OH माइनस जब आया ऐसे करके, है ना? तो हम लोग देखे थे कि पहले C ऐसा था 3D में, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन जब प्रोडक्ट बना था तब कैसा हो गया था? क्योंकि इधर OH आ गया था तो C के तीन बॉन्ड्स ऐसे दिखेंगे टेट्राहेड्रल के. तो इसको हम लोग बोले थे इन्वर्जन. ठीक है. तो एटलीस्ट इतना पता है कि इन्वर्जन SN2 में तो होता है. इसे 50-50 मिक्सचर ऑफ, है ना, सीधा छाता और उल्टा छाता इज ऑब्टेन, देन द प्रोसेस फॉर रेस्माइजेशन. तो ये तो हम लोग को पता ही है, सीधा प्लस उल्टा मिलाकर टोटल कंपनसेशन रेस्माइजेशन. तो बोला 2D में देख के कभी रेस्माइजेशन बता सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ बता सकते हैं. कैसे? कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, अगर उल्टा हो गया है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना डिग्री टर्न हो रहा है सबसे हम लोग कोई मतलब नहीं होगा. हम लोग पता चल जाएगा एक राइट टर्न है तो एक लेफ्ट है ना, और फिर खेल हो गया है, रेस्माइजेशन हो गया है. द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना? तो पूरा मिला के जो घोल बीकर में बनेगा, अगर A प्लस बी दोनों है तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. एज वन आइसोमर विल रोटेट द प्लेन पर लाइट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अनदर. नाउ लेट अस हैव ए फ्रेश लुक एट SN1. बस इसी चीज के लिए इतना मेहनत कर रहा था अभी तक बुक वाला लोग. इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड, ऑप्टिकली एक्टिव अगर है LHS अपना पहले से, RX ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या CH3X ऑप्टिकली एक्टिव हुआ? नहीं हुआ. तो बोला अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये 3D वाला पूरा केमिस्ट्री आ जाएगा. The product form result SN2 mechanism has the inverted comma configuration. ठीक है. तो SN2 के का जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्टेड बनता है, तो हम लोगों को पता है एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट. देखो OH वाले में हुआ था ऐसा. This is because the nucleophile attacks itself on the side opposite to the one where the halogen atom is present. When 2-bromo-octane is allowed to react with sodium hydroxide, ठीक है, OH माइनस कहीं से तो आया होगा ना, तो जनरली NaOH और ये सब लेते हैं. हम लोग देखे थे टेबल में दिया हुआ था.
Octane to all is formed with the OH group occupying the position opposite to what bromide has occupied. Bromide right side पे था, OH left में चल गया, ऐसा देख लो 2D में अगर देखना है तो. The SN2 reactions of optically active halides are accompanied by inversion of configuration. तो SN2 में क्या होता है? Inversion of configuration होता है. इतना पढ़ाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ा? पूरा 3D वाला केमिस्ट्री, ऑप्टिकल एक्टिविटी, स्टीरियो आइसोमरिज्म पूरा पढ़ाना पड़ा. In case of optically active alkyl halide, SN1 reactions are accompanied by resmigration. SN1 में resmigration होता है. क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि हमने देखा था कि RX पहले टूट करके कार्बोकटाइन बनाता है ना. उसके बाद OH भाई साहब को मौका मिलता है कि R प्लस को जाइए अटैक कीजिए. अब OH भाई साहब के पास कोई रिपल्शन नहीं है कि पहले से कोई X बैठा हुआ था इलेक्ट्रॉन लेके, तो एक और माइनस नहीं आ पाएगा इस तरफ से. वो OH इधर से भी जा सकता है, OH माइनस इधर से भी जा सकता है. तो अपना इधर वाला भी OH बनेगा, है ना. ये हुआ अपना राइट साइड वाला छाता. शुरू में कैसा था, मान लेते हैं लेफ्ट साइड वाला छाता था, है ना. और अगर OH राइट से आया तो हम लोग को लेफ्ट साइड वाला भी छाता मिल रहा है, ऐसा बोलेंगे. तो दोनों मिला के क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शन मिलेगा, प्रोबेबिलिटी तो 50-50 है ना, इधर से आना इधर से आना, प्रोबेबिलिटी 50-50 है, तो दोनों इक्वल होगा. तो इसको कैसा मिक्सचर बोलेंगे हम लोग? रेसमिक मिक्सचर बोल सकते हैं, या फिर दोनों वाला प्रेजेंट है इसलिए रेसमिक मिक्सचर बोल सकते हैं. Can you think of the reaction why it happens? Actually, the carbocation formed in the slow step being sp2 hybridized is planar. तो बोलता है कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो तो प्लेनर हो जाएगा. क्यों? तीन ही बॉन्ड है, तीन बॉन्ड मतलब sp2, है ना. अब sp2 है मतलब एक प्लेन में, अब एक प्लेन में है तो प्लेन के आगे से भी कोई अटैक कर सकता है, प्लेन के पीछे से भी कोई आ सकता है. The attack of the nucleophile may be accompanied from either side of the plane of carbocation, resulting in a mixture of products, one having the same configuration, attaching on the same position as halide ion, and the other having opposite configuration, the OH attaching on the side opposite to halide ion. This may be illustrated by hydrolysis of optically active 2-bromobutane, which results in the formation of plus minus butane 2 all. Clear? तो का एग्जांपल दे दिया हम लोग को 2-ब्रोमोब्यूटेन का. अब बोला है कि देख लीजिए क्या क्या हो रहा है ना. होपफुली 2-ब्रोमोब्यूटेन पहचान पा रहे हैं हम लोग कि ये 2-ब्रोमोब्यूटेन ही है ना. मिनिमम नंबर देना चाहिए ब्रोमो को, तो ये ऐसे नंबर नहीं चलेगा 1 2 3 4. इसको ऐसा क्यों बनाया गया 3D में? क्योंकि 2 वाला एसिमेट्रिक कार्बन है ना, कार्बन नंबर 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो उसी में दिखाना है कि 3D में क्या क्या गड़बड़ हो रहा है. उसी का Br में वो हो रहा है, Br हटेगा कुछ और जुड़ रहा है, तो दोनों वाला हमारा बनेगा. दोनों वाला बनेगा तो हम लोग बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर बनाए. क्लियर? यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं है. एलिमिनेशन एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एलिमिनेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक.